सारे लोगों से निवेदन है, आप लोग वीडियो चलाते हो तो मेरी आंखों के सामने मूवमेंट करते हो, इसलिए कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो ना चलाएं। आप मेरी जो एक कंटिन्यूटी होती है उसको आप लोग भंग करते हो। अगर भंग करोगे तो आप लोगों को जो फ्री में जोड़ रहे हैं, जो आप लोगों को समझा रहे हैं, जो मकसद है हमारा आप लोगों को गाइड करने का, वो सब फेलियर के लेवल पर आ जाएगा। आप वहां पर उस श्रेणी में नहीं आ पाएंगे जिस श्रेणी में हम लोग आप लोगों को लाना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए कृपया करके आप लोग वीडियो को ऑफ करिएगा। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैथ की जो चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक मैं जानता हूं, जो मैं समझता हूं दोस्तों, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कौन कैसे प्रैक्टिस सिखाता है मुझे उससे लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा है मुझे उससे लेना देना नहीं, मुझे आपसे लेना देना है। यदि आप ये चीज को समझते हो तो हम अभी भी अपने आप को 25% मानते हैं, हम भी अभी सीख रहे हैं, हमें भी अभी 75% सीखना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हम जब यहाँ पर इस प्रकार के प्रोटोकॉल को सीख रहे हैं तो ये चीजें हम लोग वहां पर ऑटोमेटिकली इस पूरी प्रोसेस को जनरेट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग वहां पर हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो हमने हमारी लाइफ में ये चीज सीखी है, इसमें ये कमी रही है। तो जो इलेक्ट्रोमैथ में जो कमी है ना, जितने भी डॉक्टर्स की कमी है वो आपने को मिलेगी दोस्तों, और वो कमियां आपको पूरी करना है, और वो कमी कैसे पूरी करेंगे ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रोमैथ में रोड़ा होता है वो होता है हाउ टू डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीजेस एंड सिलेक्शन ऑफ डोज एंड डायल्यूशन। ठीक है, यानी आप जब टेबल प्रैक्टिस में किसी चीज को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप ये बताइए कि आप डोज और डायल्यूशन को जो सिलेक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहला तरीका ये होना चाहिए कि आप वहां पर डिसीज को कैसे डायग्नोस कर रहे हो। भाई तरीका अलग अलग होता है, हर आदमी, कोई आयरिश डायग्नोसिस से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ले रहा है। हम जो हमारा शुरुआत करेंगे, मैं आयरिश डायग्नोसिस से शुरुआत करूंगा इस बार सेशन की। जब हमारा मेन बैच शुरू होगा और ऐप से होगा, उसमें पहला टॉपिक आयरिश डायग्नोसिस, दूसरा टॉपिक होगा पल्स डायग्नोसिस। ठीक है, तीसरा टॉपिक धीरे धीरे करके हम लोग वहां पर रिजोल्यूशन के लेवल पर जाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोमैथ में हम कितनी चीजों को शामिल कर सकते हैं और हमारी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये डिपेंड करेगा कि हम अपने आप को कितना मॉडर्नाइजेशन पे लेकर जाते हैं। हम जो पुरानी बातें हैं जो कंपनियां चला रही है या जो बोल रही है कि हमें इससे नहीं जाना, आगे इससे नहीं जाना, अगर कोई भी साइंस को आप एक परिधि में बांधना चाहते हो तो बांध लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंस का नुकसान नहीं, पैथी का नुकसान है। पैथी को आगे जाना चाहिए। आप मॉडर्न साइंस को देख लीजिए, जल्दी 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 तरह तरह के प्रोटोकॉल्स को प्रमोट करते हैं और उनके कारण बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है और बहुत सारे जगह पर आप लोगों को वहां पर रिजल्ट नहीं मिलता। और जब हम लोगों के पास आते हैं तो मेजर से मेजर डिसीज को हम लोग रिजल्ट के लेवल पर लेकर आते हैं और बहुत ही इजी वे में लेकर आते हैं। क्यों आ रहे हैं हम दोस्तों? हमने क्या कर लिया? हम भी तो आप ही में से हैं। हमने कौन सा अलग किया? हमने हमारी जिंदगी का 27 साल दिया है दोस्तों। मेरा ये 28वां साल शुरू हो जाएगा, मार्च 2013 से मेरा 28वां साल शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोमैथ में दोस्तों। इसलिए याद रखना आप दोस्तों, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोमैथ के लेवल पर किसी भी पेशेंट की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले स्टेप होना चाहिए, मैंने जो टेम्परामेंट कंप्लीट किया, हमें टेम्परामेंट का डायग्नोस होना चाहिए। यानी जब आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हो तो पहला स्टेप कंप्लीट करते करते आपको वहां पर टेम्परामेंट का पता हो जाना चाहिए। यानी आपने टेम्परामेंट सिलेक्ट करना सीख लिया, तब आपकी स्टेप नंबर 2 शुरू होती है। यानी जब आप टेम्परामेंट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हो तब आपको जाना है दोस्तों पर्टिकुलर एरिया में। यानी जब आप टेम्परामेंट देख रहे हो तो आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का लेवल कैसे होता। ठीक है, इलेक्ट्रोमैथ की बात करें तो इलेक्ट्रोमैथ में कुछ लोग क्रूडिसेंस से प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग D4 से, जो उनको स्पेजरिक के नाम से दिया जाता है D4, उससे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर अपने लेवल पर किसी भी कंपनी का कोई भी D3 देता है उससे D3 ले लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोमैथ की प्रैक्टिस में जब डिसीज का डायग्नोसिस, किसी भी मेडिसिन का डोज और किसी मेडिसिन का डायल्यूशन, ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है। जिस दिन जिस पोटेंसी के मेडिसिन को आपने उस अकॉर्डिंग डिसीज के बिल्कुल सिमिलरिटी मिलाकर दे दिया, यानी एक्यूट है तो एक्यूट का,
सब एक्यूट है तो सब एक्यूट का, क्रॉनिक है तो क्रॉनिक का। अगर आपने उस लेवल पर मेडिसिन दे दिया, रिजल्ट आपके सामने आता है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है, जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो आप जिस कंपनी की मेडिसिन ले रहे हैं उस कंपनी से बात कीजिए। आप उस कंपनी से बात कीजिए कि आपकी मेडिसिन काम कैसे करेगी। ठीक है, आप जिस भी कंपनी के मेडिसिन लेंगे, चाहे वो एनएल सिन्हा जी के यहाँ दीपक सिन्हा जी से लेंगे, आप ऑबिद जी से झारखंड से हक फार्मेसी का लेंगे, उड़ीसा से लेंगे, या AK सिंह सर के यहाँ से लेंगे, या अखिलेश नारायण जी से लेंगे, या रैबिसन इंडिया से लेंगे, आपको जिस कंपनी से आप मेडिसिन ले रहे हैं उस मेडिसिन की कंपनी से आप पूछेंगे कि इस मेडिसिन को मैं कैसे यूज कर सकता हूं। ये उनका क्राइटेरिया है, क्योंकि फार्माकोपिया वो किसी को नहीं बताते हैं, वो उन्होंने किस टेक्निक से मेडिसिन बनाई है और उस टेक्निक को वो कैसे आगे लेकर जाते हैं, वो उस कंपनी का प्रॉब्लम है दोस्तों, वो कंपनी आपको बताएगी। ठीक है, लेकिन मेडिसिन का यूज कैसे करना है, बेसिक चीज को प्रूव कैसे करना है, डायग्नोसिस क्या करना है, ट्रीटमेंट का सिलेक्शन करना है, वो आपका क्राइटेरिया है। ठीक है, वो आपका क्राइटेरिया है, और आपके क्राइटेरिया में अगर आपको परफेक्ट होना है तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोमेपैथ का ये जो 5 स्टेप मैं बता रहा हूं, डिसीज के डायग्नोसिस की ये 5 स्टेप आपको अपनाना पड़ेगी। सबसे पहले टेम्परामेंट देखा आपने, कैसे देखा, मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि टेम्परामेंट सिलेक्शन करना बहुत इजी। मेरे पास जितने भी बैंगलोर सेमिनार के जितने डॉक्टर्स थे, सारे लोगों को मैंने 10 मिनट में एक पेशेंट देखना सिखाया था। अगर बेंगलोर के कोई व्यक्ति हैं तो वो जरूर बताएंगे आपको दोस्तों। जब आप यहां पर देख रहे हो कि हाँ हमने इस प्रकार से कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की है, तो याद रखना सबसे पहले आप 19:147 के रेशियो से बाहर आ जाइए। ठीक है, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, 19:147 के रेशियो से आप बाहर आ जाइए। 19 का रेशियो जो होता है मॉलिक्यूल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स वहां पर बहुत ज्यादा मेडिसिन पे पाए जाते हैं, मॉलिकुलर थ्योरी पे काम करता है। इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, वो न्यूट्रिशन के लिए बहुत लेवल पर काम करता है, न्यूट्रिशन के लेवल पर काम कर रहा होता है। इसलिए आप याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ऑर्गन काम करने की शक्ति नहीं है तो सबसे पहले न्यूट्रिशन देना आप 19 का फॉलो कीजिए, यानी D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 19 डेसिमल स्केल होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर आप इस टेक्निक का उपयोग कीजिए दोस्तों, और उसी के लेवल पर आपको रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जब आप देखते हो कि ये डिसीज लोकल से जनरल में फैल चुकी है, पूरी बॉडी में फैल चुकी है, सबसाइडेशन हो गया, तब आपको याद रखना है, तब आपको याद आएगी ब्लड और लिम्फ की, तब आपको याद आएगी नर्वस सिस्टम की। ठीक है, ये दो चीज आएगी, तब आपका ये मॉलिक्यूल 1919 वाला जो है बहुत हद तक काम नहीं करता है दोस्तों। हम दोनों कई जगह पर 147 आप जब दे रहे हो तो 147 नर्वाइन लेवल पर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन न्यूट्रिशन लेवल पर इतना अच्छा काम नहीं करता। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को हमने बीच में ले लिया कि 19 भी बहुत अच्छा है, 147 भी बहुत अच्छा है। लेकिन आज के समय में जितनी भी क्रॉनिक डिसीजेस हो रही है, उस क्रॉनिक डिसीजेस में आपके पास जब पेशेंट आता है तो अर्ली स्टेज में कभी नहीं आता, सेकेंड या थर्ड स्टेज में आता है। ठीक है, अब ऐसे स्टेज में क्या लोकल डिसीज लेकर आएगा? बिल्कुल नहीं, वो लेकर आता मल्टीपल डिसऑर्डर। अब मल्टीपल डिसऑर्डर आप ठीक करके बता दो 19 से। ठीक है, कितना लंबा समय लगता है? ठीक है, इतना लंबा समय नहीं रुकता पेशेंट। आपको वहां पर क्यूर करना है तो आपको तुरंत क्यूर करना है, आपको तुरंत वहां पर प्रोटोकॉल सेट करना है, जिसके माध्यम से आप टेबल प्रैक्टिस से उसको सेट कर सकते हो दोस्तों। इसलिए याद रखने की जरूरत है कि हम कहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस का इंपैक्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए ऑर्गन सिस्टम के सारे डिनोट्स को आपको सभी जंक्शन को कवर करने का काम करना पड़ेगा। ज्यादातर आपको ब्रेन, मिड ब्रेन, cranial nerve, sympathetic nerve, parasympathetic nerve, spinal nerve, facial nerve, vagus nerve, even cranial nerve, even spinal nerve, आपको इनके फंक्शंस के बारे में जानना होगा। अगर आप एक्सटर्नल कंप्रेस की बात करते हैं दोस्तों, 45 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमेपैथ की बात करते हैं, तो वो सीधा बताया जाता है कि मैटिजी ने उसी समय दे दिया था 45 पॉइंट्स। तो आप सोच लीजिए उनकी स्टडी कितनी डीप रही होगी। ठीक है, अब उस समय तो इतना ज्यादा मेडिकल साइंस डेवलप ही नहीं हुआ था। ठीक है, और डेवलप ना होने के बावजूद उन्होंने 45 पॉइंट्स की स्टडी की थी। तो दोस्तों हमारे पास तो बहुत बड़ा बड़ा साइंस है। आज देखो एक्यूपंक्चर है, एक्यूपंक्चरिस्ट है, एक्यूप्रेशरिस्ट है। आज देखो आप लोग नया नया आप यहाँ पर सीख रहे हैं, सुजॉक को देख लो, सुजॉक थेरेपी आ गई। आप देखो आप फेशिया पे काम कर रहे हो, आप
ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जब तक आप नर्वस सिस्टम को समझेंगे नहीं, मैं नहीं मानता कि इलेक्ट्रोमेपैथ आप परफेक्ट हो, बिल्कुल नहीं मानता। मेरे जितने सीनियर डॉक्टरों से बात होती है, मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूं, अरे पाटीदार तुम मत बोले यार, तो बिल्कुल सही बोलता है, कहीं ना कहीं ये कमी हमने देखी है। ठीक है, इसलिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, सर आपकी गलती नहीं है, हमें सिखाया नहीं गया इसलिए हम पीछे हैं। आज हम सीख रहे, तो साथ मिलके सीखे ना, हम साथ मिलके काम करें, और जब मिलके काम करेंगे तब हम लोग आगे जाएंगे दोस्तों। और यही कारण है, जब नर्व्स के 43 पेयर्स की बात होती है, ठीक है, कई लोग बोलते हैं अरे सर ये कैसे हो रहा है, तो दोस्तों याद रखना, नर्व के 43 पेयर्स होते हैं, बॉडी के प्रत्येक पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है दोस्तों, अगर नहीं पता है तो आपको करना चाहिए पता, कि यार ये क्या बता रहा पाटीदार, ये और क्या नया बवाल लिया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है, 12 पेयर ब्रेन से क्रेनियल नर्व के निकलते हैं, और ये क्रेनियल नर्व दोस्तों स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर मैसेजेस को सेंड करती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड के जो 31 पेयर्स होते हैं, ये पूरी बॉडी में लगभग 45 माइल्स नर्व्स आपकी पूरी बॉडी में फैली रहती है। 45 माइल्स, आप सोच लीजिए, यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की जितनी लेंथ हो ना, उसकी गजब के हिस्सों में दोस्तों आप मान के चलिएगा 60,000 माइल्स में फैली रहती है हमारी बॉडी में। और इसी तरह से हमारी बनावट, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी इसी प्रकार का वहां पर सामंजस्य बनाने का काम करती है। इसीलिए याद रखना, उसी प्रकार के मोटर, सेंसरी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है आपके बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव लेवल पर बैलेंस करने का काम करता है, और यही इलेक्ट्रोमेपैथ का सबसे बड़ा आधार स्तंभ बना है। लॉ ऑफ पोलैरिटी, लॉ ऑफ नेचर, वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज, ये जितने भी प्रिंसिपल होते हैं सब यहीं से इंटरकनेक्ट होते हैं दोस्तों। यदि आपको पता है कि नर्वस सिस्टम में यहां पर इस प्रकार के फंक्शन हो रहे हैं, अगर वो फंक्शन किसी भी ऑर्गन के लेवल पर ज्यादा हो गए तो वो हाइपर में चला गया, अगर कम हो गए वो हाइपो पे चला गया। और जब ये सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज यूटिलाइजेशन के आपको देखने को मिलती है कि हाँ यार ये चीज हमने बहुत अच्छी चीजों से सीखा है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए जब मैं आपको प्रोटोकॉल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा इस चीज को। जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करोगे तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप देख लो, ये वो आधार स्तंभ है जो इलेक्ट्रोमेपैथ को एक बेस बना कर देता है। यदि हमने हार्ट का, आर्टरीज का, वेन्स का, कैपिलरीज का, ब्लड से बनने वाले और ब्लड को बनाने वाले और ब्लड को यूज करने वाले और ब्लड को फिल्टर करने वाले सारे ऑर्गन्स को समझ लिया, तो हमें टेंशन नहीं है, हमने पूरी बॉडी को समझ लिया, क्योंकि ये आधार है ब्लड और लिम्फ। हमने लिम्फेटिक सिस्टम की बात करी तो लिम्फ के लेवल पर हम चले गए, हमने वहां पर न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ उसके कनेक्शन को देखा, हमने माउथ, टंग, टॉन्सिल्स, थ्रोट, इसोफेगस, इपिगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम, इंटेस्टाइन, कोलॉन, एनल कैनाल, ठीक है, लीवर, स्प्लीन, गॉल, मतलब जितने भी ऑर्गन्स आपके रिलेटिव होते हैं दोस्तों, सारे ऑर्गन की फिलॉसफी हमने जब समझी तब निकल के आया कि इलेक्ट्रोमेपैथी वाकई में वो सिस्टम है जो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और पैथोलॉजी के ट्रायंगल पर बसा हुआ है। ठीक है, यदि फिजियोलॉजी मालूम है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मालूम है, पैथोलॉजी मालूम है, इलेक्ट्रोमेपैथिक मटेरिया मेडिका पूरी आपके जुबान पर रटा जाना चाहिए। अगर आपने केवल 60+ मेडिसिन को एक आध मेडिसिन आगे पीछे करके अगर वहां पर मर्ज करना है तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप होती है टेम्परामेंट का डायग्नोसिस करना, फिजियोलॉजी एनाटॉमी के डायग्नोसिस से पैथोलॉजी का कंफर्मेशन करना, यानी पर्टिकुलर जो साइन सिम्टम आपको पैथोलॉजिकल वे में नजर आ रहे हैं उनको आपको समझने के लिए पहले ऑर्गन का फंक्शन और स्ट्रक्चर तो समझना पड़ेंगे ना। अगर आप नहीं समझोगे तो क्या करोगे। ठीक है, मुझे इसीलिए लोग पागल कहते हैं कि यार ये तो बहुत अलग चलता है, इसका तो काम ही अलग है। ठीक है, उसका कारण है मैंने अपने आप को झोंक दिया है दोस्तों, मैंने उसमें घुस गया है। जो लोग अभी कसरावत सेमिनार आएंगे ना उनको दिखाऊंगा, आप क्या किताब करते हो, देख लो कौन सी किताब पढ़ना है, आप में दम हो तो इतनी सारी किताब पढ़ डालो आप। ठीक है, मैं एक ही चीज कहता हूं, ठीक है, मैं जब आपको दे रहा हूं ना 16 महीने में वो दे रहा हूं और हर बार अपडेट करके दे रहा हूं। जो लोग फर्स्ट बैच में थे, आज भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी परेशान कर रहे हैं मेरे को, ठीक है, वो आज भी मेरे साथ है। अरे सर हर बार तो आप 2 रजिस्टर एक्स्ट्रा भरवा देते हो यार, हर बार कुछ नया देते हो, मैं लिखते जाता हूँ हर पेज पे, रोज 2-4 बातें नहीं, तो भाई मेरा अपडेशन हो रहा है तो मैं आपको पीछे क्यों रखूंगा, मैं आपका भी अपडेशन करूंगा ना। अभी हमारे यश सर को देख लो आप, सिंथेसिस सेकेंड डाइल्यूशन से ओटोरिया एक या 2 डोज के लेवल पर यहां पर प्लग किया, कॉटन लिया, कॉटन में उन्होंने 5 ड्रॉप डाला और कान में प्लग कर दिया,
ठीक है, आप देखिए वहां पर कान का ओटोरिया 2 दिन के अंदर बंद हो गया। ठीक है, अब आप इससे बड़ी चीज आप क्या बोले दोस्तों, यही चीज तो सीखना है हमको, और ये एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर, सारे डॉक्टर को एक होकर, सारे ग्रुप्स जो अलग अलग काम कर रहे हैं सबको एक सेंटर पॉइंट बनाकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम होगा दोस्तों। और इलेक्ट्रोमोपैथ को एक सिरमौर लेवल पर हम लाकर खड़ा कर देंगे दोस्तों। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी ने ठान लिया कि मुश्किल को भी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम मिलजुल कर रहे हैं, जो भी चीज हमें आती है सारा ओपन कर देते हैं, हम कोई भी चीज छुपाने का काम नहीं करते। और हमारा ग्रुप इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि हम लोग सारी चीज ग्रुप में डालते हैं, हम बाहर किसी को प्रोटोकॉल नहीं बताते, हम हमारे ग्रुप में सारी चीज, कोई भी क्या है कैसे। अभी देखो हमारे ग्रुप से जितने डॉक्टर्स पढ़े हैं सब अपने अपने ग्रुप बना के बैठे हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं कि मैंने इस प्रकार का केस लिया, ये ठीक किया, इसका ये क्या, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, पहला प्रोटोकॉल होता है फिजियो एनाटॉमी का, पैथोलॉजी का ट्रायंगल सीखना, और उसी ट्रायंगल्स के बिहाफ पर डायग्नोस करना। इलेक्ट्रोमोपैथ का डायग्नोस परफेक्ट है, तब सेकंड स्टेप पे आते हो आप। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। मेडिसिन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप चुटकियों में सीख जाते हो। कोई प्रोटोकॉल कॉपी पेस्ट करते हो ना, इधर से उठाया उधर दे दिया, उधर से उठाया इधर दे दिया, ठीक है। लेकिन आपने कभी सोचा, कभी समझा कि अगर इस प्रोटोकॉल से रिजल्ट नहीं आया तो क्या करोगे आप? ठीक है, इसलिए पहले सोचना समझना शुरू करो, आज से कर दो, अभी से कर दो, और जब आप करना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। दूसरा स्टेप होता है दोस्तों, आप टेबल प्रैक्टिशनर हो, आप प्रैक्टिशनर हो, इतना नॉलेज तो आपको भी है। ठीक है, इसलिए आज से आप ये देखना चालू करो। सेकंड स्टेप वो स्टेज होती है जिसमें जितने भी लक्षण आते हैं, जितने भी सिम्टम आते हैं, मैं हमेशा, देखो मुझे कोई रिपोर्ट भेजता है तो मैं उसको यही डांट लगाता हूं, भाई रिपोर्ट मत भेजे, रिपोर्ट 4 महीने पुरानी है। ठीक है, आप अभी प्रेजेंट सिम्टम के साथ वो रिपोर्ट भेजो, बहुत अच्छी चीज है, उससे हमें गाइड करने का मौका मिलता है। पेशेंट की आपको फुल एग्जामिनेशन करना चाहिए, उसकी फुल हिस्ट्री लेना चाहिए, उससे पेशेंट की डिसीज के रूट कॉज को आप कट करके वहां पर अपने सामने, वो इतना बोल रहा है ना, इतना सा निकल के आता है, आपको कट करना पड़ेगा, और कट करके उसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि यार इसमें क्या है। अभी पेशेंट आता है तो वो एक ही चीज बोलता है, साहब मुझे पेन हो रहा, दूसरा बोलता है साहब मुझे स्वेलिंग हो रही, साहब मुझे दस्त लग गए, साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, साहब मुझे कफ हो गया, ठीक है, साहब मुझे डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहां पर जब आपको लगता है कि मुझे कफ हो रहा है, जब मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा राइनोसाइनोवाइटिस हो रहा है, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा एनएस से डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा ल्यूकोरिया हो रहा है, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा लेथार्जी फील हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है, मुझे स्किन में स्पॉट बन गया, मुझे बाल झड़ रहे हैं, मुझे एलोपेशिया हो गया, मुझे डैंड्रफ हो गए, मेरा नेल खराब हो गया, मेरा आईस ये हो गया, मेरा हाइपोटेंशन हो गया। ठीक है, ये सारे सिम्टम आप डेली टच करते हो ना, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, सेकंड स्टेप में उस सिम्टम का रिलेशन ढूंढना, याद रख लेना, लक्षण तो पेशेंट बता रहा है, साइन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है, यानी साइन और सिम्टम ऑफ डिसीजेस क्यूर करने की सबसे बड़ी परिधि तय करती है आपकी, कि आपके पास जब पेशेंट आया तो बहुत सारी चीज उसने ऐसी बताई जो आपको कॉमन लग रही है, आप नोट कर लीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जब आप वहां से पूछोगे तब वो बताए, हाँ साहब हाँ मैं भूल गया, मुझे फलानी चीज हो रही थी, ठीक है, मुझे फलाना चीज हो रहा था। और इसीलिए जब वहां पर इस प्रकार का जो भी रिलेशन नजर आता है, वो रिलेशन आप वहां पर सिलेक्ट करते हो कि हाँ भाई इसको ये रिलेशन था तो इसका ये हुआ। आपको अगर पेशेंट आता है, मैं कहता हूं बल्कि यूट्रस हुआ, कितने लोग जानते हैं कि बल्कि यूट्रस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ओनली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बल्कि यूट्रस। ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, यू कैन क्यूर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली क्यूर बाय बल्कि यूट्रस, बाय इलेक्ट्रोमोपैथ रेमेडीज। ठीक है, आप केवल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की रेमेडी दो, और केवल S2C1RA वाला जो प्रोटोकॉल होता है, जो पर्टिकुलरली आपकी फीमेल रेमेडी के रूप में, हार्मोन इम्बैलेंस के रूप में बैलेंस करने का, हमारे ग्रुप वाले सब जानते हैं, इंडोक्राइन हार्मोनल बैलेंस का जो फार्मूला होता है उसका रास्ता C10 से होता है, हमारे ग्रुप के सारे लोग जानते हैं। अब C10 से होता है तो S10 से होता है, तो उनको पता है ना, उनको क्लियर पता है S2C10 का जो प्रोटोकॉल आएगा तो वो सबसे पहले काम करेगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लेवल पर, उनको पता है कि हमें हार्मोन कैसे बैलेंस करना। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बल्कि यूट्रस, तो ठीक होना चाहिए बल्कि यूट्रस। ठीक है, और हमारे ग्रुप के भरमार प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, सीमा मैम बेंगलोर, आपके हमारे मलिका मैम बेंगलोर, ठीक है, आपकी धनश्री मैम,
इन लोगों ने बहुत सारे लेवल को प्रूव किया है दोस्तों। आज उनके बहुत सारे, हमारे आर.के. सिंह सर, हमारे हरिओम पटेल सर स्पेशलिस्ट हैं इनके। तो ये चीजें देखो आप, हर हर मेरे पास ऐसे पेशेंट नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है। आपके पास आएंगे, जरूरी है कि हाँ भाई आपके पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, आपको आना चाहिए वो। ठीक है, कई मेरे ऐसे मित्र हैं जो कहते थे कि नहीं मैं स्किन पे काम करता हूँ, स्किन पे ही करूंगा सर, मैं स्किन पे ही सीखने के लिए आपसे जुड़ा हूं। जब पूरी 16 महीने की क्लास करी ना, उसके बाद में जब गया मैं देखने, तो भाई ये क्या कर लिया तूने, तो मेडिकल स्टोर कर दिया। बोले सर मैंने स्किन विस्किन सब छोड़ दिया, मैंने सब चालू कर दिया। ऐसा कोई सा भी केस है जो मैं हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि मैं इलेक्ट्रोमेपैथ हूं। ये हुई ना बात। इलेक्ट्रोमेपैथ आदमी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा कोई सा भी केस है जो ह्यूमिनिटी के लेवल पर नहीं होता, हम उसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही कारण है हमारे जितने बंधु हैं, अभी सुबोध सर का जस्ट आप लोगों से क्लास के पहले मुझसे बात कर रहे थे, वो अनाथ आश्रम गए थे और उन्होंने स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि हम दोनों मिलकर, मैंने उनको कहा आप आइए मेरे यहाँ, मैं आपको बना के दूंगा लेप्रोसी के लिए। इसके पहले भी मैंने बताया है, मैंने लेप्रोसी पे बहुत काम किया है। बड़वानी में हमारा लेप्रोसी का बहुत बड़ा एक वृद्धाश्रम है जहां लेप्रोसी के पेशेंट को एडमिट किया जाता है, और मैंने वहां पर वर्क किया है दोस्तों। और मैंने कई गरीब लोगों को निशुल्क ट्रीटमेंट देकर इस स्थिति में ला दिया कि उनके हाथ से जो लोग पानी नहीं पीते थे, अब पानी पीने की भी इच्छा जागृत कर दी है दोस्तों। ये हमारा सेकेंड स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज, पहला स्टेज टेम्परामेंट स्टडी, एनाटॉमी फिजियोपैथोलॉजी का रिलेशन की स्टडी। दूसरा स्टेज होता है साइन एंड सिम्टम। ठीक है, जितने भी डिसीज हैं उसके साइन एंड सिम्टम को नोट डाउन करना, ये सबसे बड़ा इमेज होता है दोस्तों, यानी लिखना पूरा। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड होता है दोस्तों लिंक ढूंढना। आपको कोरिलेट होना चाहिए। आप जो कोरिलेशन देखते हो, तो देखो मैं आपको बताता हूं कोरिलेशन आपको कैसे ढूंढना है। यहां पर पेट दर्द हो रहा, ठीक है, पेट दर्द दर्द होते होते धीरे धीरे आपने देखा डाइजेशन गड़बड़ हुआ, डाइजेशन गड़बड़ होने के बाद में आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर धीरे से देखा कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट देन डायरिया हो गया। प्रभावित क्या हो रहा है दोस्तों, आपका मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो रहा है। यहां से शुरू हो गया कारण। ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रभावित हुआ, धीरे धीरे आपने कहा इसके कारण क्या हुआ, एसिडिटी होने लग गई। ठीक है, अब एसिडिटी होने लग गई, आपने क्या करा, आपने एसिडिटी का ट्रीटमेंट लेना चालू किया, एंटासिड लेना चालू किया, परगेशन लेना चालू किया। करेक्ट, आपने इस एसिडिटी को दबाने के लिए क्या यूज किया, आपने एंटासिड यूज किया। कई लोग सालों से, आपको याद है, कई लोग सालों से एसिलॉक ले रहे हैं, जिंटेक ले रहे हैं, पेंटॉप ले रहे हैं, पेंटॉप डी ले, मुझे कुछ मेडिसिन याद है दोस्तों। ये नाम बताते हैं पेशेंट, डायरेक्टली बताते हैं कि साहब हम ये लेते हैं तो हमको रिलीफ होता है। अब आप देखना, ये यहां से शुरू हुआ, एसिडिटी पे पहुंचा, एसिडिटी से एंटासिड पे पहुंचा। अब आपको मालूम होना चाहिए एंटासिड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम करता है। क्या ये कारण है इस बीमारी को डेवलप होने का, प्रॉब्लम तो आपके इंटेस्टाइन से शुरू हुई है, ये बिल्कुल कारण नहीं है एसिडिटी डेवलप होने का। आपको इंटेस्टाइन को कवर करना है, उसको प्यूरिफाई करना है, यहां मेडिसिन सेलेक्ट होती है S10WE नेगेटिव में। लेकिन जब पेशेंट आता है आपके पास, आप कभी सोचते नहीं हो कि हाँ ये करना, और मेरा जितना भी मेरे कलीग्स हैं, मेरे मेंबर हैं, वो यही करते हैं, जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, बिफोर मिल, आफ्टर मिल, यहीं से शुरुआत करते हैं। हम दोनों चीज को एक साथ रिकवर करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब यहाँ एसिडिटी हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप रिड्यूस कर रहे हो, तो मुझे बताओ ऑलरेडी यहाँ मेटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ है, आप यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और रिड्यूस कर दोगे। ठीक है, रिड्यूस कर दोगे तो क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा, क्या एसिड टाइम हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में आपके जो फूड कंटेंट है उनको डाइजेस्ट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। आप यहां पर लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेवल पर लाओगे, डाइजेशन और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। अब ये जब डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा तो दूसरा सिम्टम्स भाई बहन के रूप में क्या आएगा मालूम है आपको, इनडाइजेशन आता है कि नहीं, आप सब जानते हो, आपको सबको पता है। ठीक है, इनडाइजेशन आने लग जाएगा, और इनडाइजेशन आएगा तो सीधा लिंक लीवर पे होगा। ठीक है, इसका सीधा लिंक आपको लीवर पे नजर आएगा। लीवर में जो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है तुरंत अफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जब वो तुरंत अफेक्ट हो जाएगा, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रूप में आपको जो मैंने पूरा टॉपिक बताया यहां से लिंक कर जाएगा। तो ये लिंक देखिए आप। ठीक है, दूसरा, जब ये इनडाइजेशन होगा तो बार बार आपको क्या होगा, ठीक है, एसिड ऊपर आएगा, आ रहा है कि नहीं,
एसिड ऊपर आ रहा, सुबह उठा एकदम से वॉमिटिंग हो गया, पूरा जलन हो रहा, बाइटर टेस्ट माउथ हो गया, यही सिम्टम लेकर आता है ना पेशेंट। रात दिन टच कर रहे हो भाई, रात दिन लिंक कर रहे हो आप, रात दिन देख रहे हो आप। और जब ये ऐसा आया, हेडेक लेकर आया, सारी वेपर ऊपर लाई, तो आपको मैं बताऊंगा आगे कि देखो सिस्टम कैसे इंटरकनेक्ट करता है। जब ये इंडाइजेशन हुआ, एसिडिटी हुई, यहां पर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हुआ, हेडेक हो गया। ठीक है, लगातार पेशेंट को हेडेक रहने लगता है। आप देखते हो ऐसे पेशेंट को, लगातार पेशेंट आता है, बोलता है यार सर पेट खराब है, गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रही है और बहुत ज्यादा मुझे हेडेक होता है, मेरी आंखें दुखती है, ठीक है, मुझे हेडेक होता है। और जब ये कॉमन प्रॉब्लम नजर आती है तो आगे आप बोलते हो कि यहां पर हेडेक ज्यादा समय तक रहा, आप लोग हेडेक का ट्रीटमेंट करते हो और गिफ्ट में आपको मिल जाता है इंसोम्निया। ठीक है, आज की वर्तमान परिस्थिति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसोम्निया। ठीक है, प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी? केवल S10W के देने से शुरू हुई थी, वापस आ गया S10W का लेवल। ठीक है, यही लेवल S10W का यहां भी आ गया। ठीक है, तो याद रखना इंसोम्निया यहां पर इस प्रकार से डेवलप हुआ। आप देखो लिंक हो गया। आपके जितने डॉक्टर यहां नींद की दवाई देते हैं मॉडर्न साइंस के, ठीक है, और हमारे भी बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा सोचते नहीं है, समझते नहीं है, डायरेक्ट वो नींद पे काम करते हैं। आप मुझे बता दो, नींद की मेडिसिन देने से क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर अगर होगा ना तो वो ये बोलेगा नहीं साहब, नींद की दवाई देना ही नहीं है, हमें तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को करेक्ट करना है, मेटाबॉलिज्म को प्यूरिफाई करना है। मेटाबॉलिज्म प्यूरिफाई हुआ तो इमीडिएटली सबसे पहले इंसोम्निया जाएगा, उसके बाद रिटर्न में हेडेक जाएगा, रिटर्न में इंडाइजेशन जाएगा, रिटर्न में आपकी एसिडिटी जाएगी, रिटर्न में आपका पर्टिकुलर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अल्टरनेट जो प्रोसेस होती है, बिल्कुल क्लियर डाइजेशन होने लग जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको, जिस श्रेणी में डेवलप हुई है। और यही लिए बताता हूं, अगर यहां पर हुई तो 1:9 रेशियो, यहां पर हुई तो भी 1:9 रेशियो। ठीक है, लेकिन जब यहां पर गई तो आप विदाउट 1000 के, ठीक है, विदाउट 5000 के, विदाउट 10,000 के आप इमीडिएट क्योर नहीं कर सकते, यू कांट क्योर इट। ठीक है, आप बिल्कुल क्योर नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, इसलिए याद रखना, जब आप किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हो, ये मेरा वक्तव्य है दोस्तों, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी टेबल प्रैक्टिस में अपने जीवन में जो सीखा है, BHMS के बाद में मेरा केवल 9 साल टूटे हैं दोस्तों, लेकिन मैंने इतनी स्टडी करी है उन 9 साल में कि मुझे चश्मा लग गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, वन साइड आइस मेरी लॉस हो गई, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटा हूं। इतनी स्ट्रगल करने के बाद आज इस लेवल पर बैठा हूं, उसके लिए मेरी मेहनत, हैट्स ऑफ है मेरे माँ बाप को, जिन्होंने इतनी गरीबी के बावजूद मुझे आज इस लेवल पर लेकर आए दोस्तों। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप इस क्राइटेरिया को अपनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसीलिए जो थर्ड स्टेप होती है डायग्नोसिस की, देखिए आप कितना इमेजिनरी इफेक्ट, हमारे सारे कलीग्स को मैं ये पहले बता चुका हूं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ये अगर मेजर ऑर्गन्स अफेक्टेड, एक भी ऑर्गन हुआ तो आप मान के चलिए 2-4 ऑर्गन को लेकर मैं तो मरा, तुमको भी लेकर मरूंगा। ठीक है, याद रखना ये सिस्टम हमारी बॉडी में मर्ज होता है। तो स्टेप थर्ड ये होती है कि आप देखो कौन सा ऑर्गन जा रहा है, मल्टीपल डिसऑर्डर में कौन सा मेजर ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है। जितने भी आप मल्टीपल डिसऑर्डर के डिसीज का ट्रीटमेंट करते हो तो आपका सबसे पहला वक्तव्य ये होना चाहिए, इस ऑर्गन को सबसे ज्यादा खतरा है। ठीक है, या तो वो डैमेज हो चुका है या डैमेज होने वाला है, और अगर इसके साथ ये भी डैमेज होने वाला, ये दोनों मेडिसिन इन ऑर्गन की हाई पोटेंसी में देकर उस ऑर्गन के डैमेज को रोकना पड़ेगा। अगर आपने नहीं रोका दोस्तों तो मान के चलिए वहां पर पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। लेकिन आप और मैं ये सोच हम आगे सामने रखी है, अगर आप और मैं इस सोच पे काम करने लग गए ना, तो मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता, किसी भी प्रकार के डोज को ले आओ, किसी भी प्रकार के पेशेंट्स को ले आओ, तुरंत आप ठीक कर दोगे दोस्तों, बिल्कुल ठीक कर दोगे। ठीक है, तो याद रख लेना, स्टेप थर्ड होता है रिलेशन ढूंढना कि कौन से ऑर्गन का अफेक्शन है और उस ऑर्गन के सिस्टम का किस आसपास के सिस्टम से कनेक्शन है। दोस्तों आप बात मानिए, यहां पर जब एसिडिटी डेवलप होती है ना, तो ये ऊपर की तरफ आती है तो वेगस नर्व को अफेक्ट करती है, और अगर वेगस नर्व को अफेक्ट करती है तो ये जो पूरा चैनल नजर आ रहा है ना, ये वेगस नर्व के अफेक्शन से हुआ है दोस्तों। और अगर वेगस नर्व का आपको कनेक्ट करना है तो आपको S1 C15 1000 पोटेंसी में यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, C13
थ्रॉट के लेवल पर अगर अफेक्शन हो रहा है C13 आपको 1000 पोटेंसी में यूज करना ही पड़ेगा, 3 डोज दे दीजिए, देखिए कितना क्विक रिजल्ट देखने। ये होम्योपैथ वे में काम नहीं कर रहे हैं हम दोस्तों, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडीज है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के तरीके से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा यहां पर स्टेप 3 ये होता है। स्टेप 4 होता है ऑर्गन सिस्टम की एक्टिविटी को नोट कीजिए। अब ऑर्गन और सिस्टम की एक्टिविटी को नोट कैसे करें, ठीक है, यही तो आपको बताया गया है कि भाई कोई भी ऑर्गन अगर जरूरत से ज्यादा काम करता है वो हाइपर एक्टिव कहलाता है, जो ऑर्गन जरूरत से कम काम करता है वो हाइपो एक्टिव कहलाता है। यही तो हमारा बेस है मेडिसिन सिलेक्शन का, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 पर आता है कि कोई ऑर्गन अगर जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। अब आपको डायरिया बताया, डायरिया जरूरत से ज्यादा काम हो रहा है, ये क्या हुआ, हाइपर काम हुआ, ठीक है। अगर आप वहां पर कॉन्स्टिपेशन देखोगे, हाइपो काम हुआ, तो प्रोटोकॉल आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं हाइपर ऑर्गन या सिस्टम की एक्टिविटी जब ज्यादा होती है तो डोज कैसे देना है आपको, बिल्कुल डाइल्यूटेड डोज होना चाहिए, बिल्कुल लाइटर डोज होना चाहिए। अब आप मुझे बता दीजिए, कोई खड़ा होकर मुझे बता दे कि जब आप इस तरह से क्लियर बात करते तो आप क्लियर ये कहो ना कि यहां पर हाइपोटेंसी की मेडिसिन की जरूरत होती है, ठीक है। डाइल्यूट या लाइटर डोज देना चाहिए जो कि डिसीज के कैटेगरी या पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित करते हैं। अगर इमरजेंसी हो तो 6th डाइल्यूशन जो होता है, ठीक है, 147 का जो 6th डाइल्यूशन होता है ये डायरेक्टली इंडिकेट होता है यहां पर, ठीक है। इसलिए मोर नेगेटिव जाकर आपको काम करना है, ठीक है। आप यहां पर इमरजेंसी है तो हर 10 मिनट में भी आप डोज दे सकते हो। अगर इमरजेंसी नहीं है तो दिन में 3 से 4 बार, 3 बार से ज्यादा मैं मानता हूं 3 बार से ज्यादा डोज नहीं देना चाहिए मेडिसिन का। यदि 3 बार से ज्यादा देते हो मेडिसिन फालतू में जाती है और फालतू में निकल जाती है, ठीक है। इसलिए और फिर क्या होता है, 4 बार आप लिख रहे हो तो पेशेंट 3 ही बार ले रहा, कई बार 2 ही बार ले पाता है, ठीक है। तो पेशेंट को समझाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप 3 बार कहोगे और स्ट्रिक्टली कहोगे कि 3 बार लेना है, डेफिनेटली वो 3 बार लेगा। और आपकी बॉडी में जब 3 बार का न्यूट्रिशन पहुंचेगा, आप मान के चलिएगा आपकी बॉडी के वर्क जो होते हैं निर्धारित होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आप मेडिसिन की पोटेंसी, हम कहते हैं ना इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, यदि पॉजिटिव मेडिसिन से रिजल्ट आया तो उसको और पॉजिटिव करते चले जाओ, अगर नेगेटिव से मेडिसिन से रिजल्ट आया और नेगेटिव करते चले जाओ, आपका पेशेंट 100% क्यूर हो जाएगा दोस्तों। ये बेसिक साइंस है, ठीक है। इसीलिए आप जब हाइपो ऑर्गन में देखते हो, किसी भी ऑर्गन या सिस्टम की एक्टिविटी को आप देखिए वो कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, वहां पर दोस्तों अनडाइल्यूटेड हैवी डोज वहां पर डिसीज के कैटेगरी के अनुसार या पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार देते हो। ये देखिए दोस्तों, ये है S12 A3 C1 S5 WE और B, ठीक है। ये 3rd डाइल्यूशन में बना हुआ है और ये मेरी आई साइड की मेडिसिन है। ये आपके सामने मैंने स्टार्टिंग होते ही मैंने डायरेक्ट ऑन टंग लिया है, ठीक है। ये मैं डेली लेता हूं 3 टाइम, जब भी क्लास लेता हूं पहले इसको लेता हूं, उसके बाद में मैं कोई दूसरी मेडिसिन लेता हूं दोस्तों। तो याद रखिएगा ये पॉजिटिव मेडिसिन है, यानी मेरी आंखों के साइड कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इसलिए मैं उसके पावर बढ़ाने के लिए पॉजिटिव मेडिसिन ले रहा हूं, लेकिन डोज में चेंज कर रहा हूं। पहले मैंने न्यूट्रिशन लिया, फर्स्ट डाइल्यूशन लिया, सेकेंड डाइल्यूशन लिया, नाउ अब मैं 3rd ले रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 10th डाइल्यूशन जाते जाते 6 मंथ के आफ्टर मैं आपको आई साइट का मेरा पुराना रिकॉर्ड और नया रिकॉर्ड दोनों बताऊंगा। आप डिफरेंस देखिएगा दोस्तों, 100% डिफरेंसेस नजर आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं इस बात को कि यहां पर पेशेंट की कैटेगरी या पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग जब आप पॉजिटिव वे में जाते हो तो 4th डाइल्यूशन बहुत इमरजेंसी और बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट रखता है दोस्तों। और इसीलिए वहां पर बहुत ही विशेष रूप से आपका प्रोटोकॉल को निर्धारित करने का काम करता है। इसलिए इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट 4th डाइल्यूशन के रूप में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। जब आप स्टेप 5th को देखते हो, ठीक है, 5वीं स्टेप, लाइटर या हैवी डोज देने का तरीका या उनको बनाने का तरीका, ये दोनों चीज आपको यहां पर देखने को मिलता है दोस्तों। 1 से 3 मेडिसिन या 1 से 3 ड्रॉप मेडिसिन को जब आप लेते हो, 1 गिलास पानी में डाइल्यूट करते हो और उसका उपयोग धीरे धीरे सिप बाय सिप पिलाने को करते हो दोस्तों, ये आपका लाइटर डोज होता है। वही डाइल्यूशन जो आप ले रहे हो डाइल्यूट करके, वही डाइल्यूशन यदि सीधे आप ऑन टंग लेते हो वो आपका पॉजिटिव या हेवी डोज हो जाता है दोस्तों, उसी मेडिसिन का हेवी डोज। अभी तक हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ भाई लोग ये चीज को समझे ही नहीं है,
वो ये समझते हैं कि हमने अगर 30 डायल्यूशन दिया तो नेगेटिव हो गया। 30 डायल्यूशन में भी दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक उसको डायल्यूट करके दो, एक उसको पॉजिटिव रूप में दो। ठीक है, आप उसी को दोनों तरह से यूज कर सकते हो और रिजल्ट आपको उसी के अनुसार मिलेंगे। दोस्तों, आपको कर्म करना पड़ेगा। यदि फल की चिंता करेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कर्म करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक अलग मैटर है कि जब वहां पर आप पोटेंटाइज मेडिसिन को ग्लोबल में प्रिजर्व करते हो तो एज इट इज आपने 30 डायल्यूशन के ग्लोबल्स बनाई है, तो 30 डायल्यूशन के ग्लोबल्स आप डायल्यूट करके दे रहे हो तो वो आपका उसी तरह से काम करेगा, क्योंकि वो जब डिस्टिल वाटर में डिफ्यूज होगा, घुलेगा, तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा और गैसेस स्टेट तुरंत एब्जॉर्ब होती है। इसलिए वहां पर हाई पोटेंसी की मेडिसिन आपकी लो पोटेंसी से 2 गुना तेजी के साथ रिजल्ट देती है। दोस्तों, इसीलिए लाइटर और हैवी डोज को केवल वाटर की क्वांटिटी को कम या ज्यादा मात्रा में किया जा सकता है, परंतु मेडिसिन की क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती। 1 से 3 ड्रॉप, 3 से 5 ड्रॉप, 5 से 10 ड्रॉप या 10 से 15 ड्रॉप, मैं 40 ड्रॉप तक दे चुका हूं दोस्तों, और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं दोस्तों, सॉलिडली रिजल्ट देखे हैं। केवल याद रखना, एक अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन में लेमन, विनेगर, मिंट, कार्डमोन, साइट्रिक फूड या ओनियन जैसी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिनका उपयोग आप नहीं करा सकते। लेकिन याद रखिएगा, केवल ये चीज मैंने देखी है, जितनी भी खट्टी चीज होती है, केवल खट्टी चीज का परहेज करा दीजिए, क्योंकि खट्टी चीज के प्रयोग से जो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है स्लो डाउन होती है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन होगी तो मान लीजिएगा आपने जो मेडिसिन का प्रयोग कराया है वो मेडिसिन का प्रयोग भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, और ये माना जाता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के रेमेडीज के पावर को रिड्यूस करना या खत्म करने में नींबू का बहुत बड़ा रोल है, यानी साइट्रिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए वहां पर आपको इन तरह का परहेज कराना पड़ता है। दोस्तों, दूसरी बात, जब हम डोज और डायल्यूशन की बात करें उसके पहले मैं आपको कुछ कंसिडरेशन क्लियर करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं। यदि आप किसी भी लेवल पर आप स्टडी करते हो तो किसी भी लेवल पर आपको स्टडी का पूरा साइंस मालूम होना चाहिए। जब क्रूड एसेंस की बात करते हो, इससे आपने D1 बनाया, D2 बनाया, D3 बनाया, D4 बनाया, D5 बनाया, D6 बनाया, D7 बनाया, D8 बनाया, D9 बनाया और D10 बनाया। ठीक है, ये आपको आपके पास बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब किसी कंपनी से आप मेडिसिन ले रहे हो आपको वो सीधा D4 दे रही है। ठीक है, आपको सीधा D4 दे रही है और D4 देकर वो बोल रही है कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं इस बात को। ठीक है, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, किसी का कुछ वो नहीं कर रहा हूं, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं कि आप इस तरह से सोचिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्रूड एसेंस की भी हमको जरूरत है और यहां वाले की भी जरूरत है। जब क्रॉनिक केस को हिट करना है आपको ये मेडिसिन हमेशा काम करेगी, लेकिन एक्यूट केस के लेवल पर बिल्कुल काम नहीं करती, न के बराबर। याद रख लेना, बिल्कुल न के बराबर, क्योंकि एक्यूट में D1 पॉजिटिव है, D2 न्यूट्रल है और D3 नेगेटिव है। जितने भी एक्यूट केस आएंगे उस एक्यूट केस को ट्रीट करने में D1, D2, D3 से बेस्ट कोई मेडिसिन हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये हमारा पर्सनल अनुभव है। हमारे जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं ये चीज बहुत जेन्युइनली समझ चुके हैं, और एसिडिटी जैसे मैंने अभी बताया H6 का D2 देना तो आपको यहां आना पड़ेगा, न्यूट्रल डोज में आना पड़ेगा। अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करते हो, यदि आप एसिडिटी को ट्रीट करते हो, केवल H6 का D2 दे देना आप। ठीक है, H6 की D2 की ग्लोबल्स या 5 ड्रॉप दिन में 4 टाइम आप देख लेना आपकी एसिडिटी कितनी कवर होती, तब आपको ये साइंस क्लियर हो जाएगा कि जितने भी एक्यूट डिसीज को ट्रीट करना है वहां पर आपके पास क्रूड एसेंस होना चाहिए। क्रूड एसेंस से D1, D2, D3 बनाओ, ये इमरजेंसी मेडिसिन है। जब भी इमरजेंसी में कोई पेशेंट तकलीफ लेकर आता है, एक्यूट केस में आता है, आप यहां पर डायरेक्टली एक्यूट में देखो। ठीक है, वहां पर आपको कोई भी टेम्परामेंट या डायल्यूशंस देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, याद रख लेना, इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, जब आप D4 से लेके आते हो, आप जितने भी स्पेजरिक एसेंस आप डिस्टिल वाटर बेज यूज कर रहे हो सब आपको यहीं दिया जाता है, D4। अब आप मतलब मुझे बता दो कि अगर आपको एक्यूट केस का ट्रीटमेंट करना है, कैन यू ट्रीट इट? एक्यूट केस में रिजल्ट आ रहे हैं आपको? ऑफ कोर्स नॉट। मैं 10 साल कर चुका हूं।
10 साल मैंने अपनी जिंदगी के बर्बाद किए हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपको शर्तिया बोल रहा हूं कि आप एक्यूट केस क्योर नहीं कर सकते अगर आपके पास D4 है, आपको यहीं पर आना पड़ेगा। लेकिन क्रॉनिक केस में इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी क्रॉनिक केस आएंगे यहां पर D4 पॉजिटिव है, D5 न्यूट्रल है और D6 नेगेटिव है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है ये क्रॉनिक केसेस में काम करेगा। जितने भी क्रॉनिक केस होंगे D4, D5, D6 का लेवल वहां पर क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर आपको देखना है तो D4 पॉजिटिव है, D5 न्यूट्रल है, D6 नेगेटिव है। यदि कोई केस ऐसा आ रहा है जो हाइपर फंक्शन कर रहा है दोस्तों, और हाइपर फंक्शन में आपको याद रखना है नेगेटिव जाना है तो D6 देना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है D5 देना है, हाइपो फंक्शन कर रहा है आपको सीधा D4 देना, क्लियर हो जाता है दोस्तों। लेकिन अब आज के समय की स्थिति यह है, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, वातावरण के प्रभाव के कारण, जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण, ऑटो इम्यूनिटी के कारण हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को हम खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर ये कहे पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग करना, बहुत ज्यादा मिलावट यूज करना। हमें बहुत सारे ऐसे केस नजर आते हैं, चाहे एक्यूट में हो या क्रॉनिक में। आजकल तो एक्यूट में भी क्रॉनिक और डिजेनरेटिव डिसीजेज नजर आ रही है हमको। ठीक है, लेकिन अगर वो क्रॉनिक केस है और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो रहा है डिजेनरेटिव और डिस्ट्रक्टिव डिसीज में, तो D7, D8, 9 ये डिजेनरेटिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, डिजेनरेटिव और डिस्ट्रक्टिव जितने भी डिसीजेस होती है वहां पर आपको D7, D8, D9 यूज करना है। यहां पर आपको ये पॉजिटिव है, ये आपका न्यूट्रल है, यहां पर ये नेगेटिव है दोस्तों। यानी अगर वहां पर आपको पॉजिटिव देना है तो D7 देना है। ठीक है, अगर आपको वहां पर न्यूट्रल देना है D8 देना है, अगर वहां पर आपको नेगेटिव देना है आपको D9 देना है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल आपके लिए क्लियर होना चाहिए। इसी के बिहाफ पर आपको रिजल्ट बहुत ब्रिलियंटली दोस्तों यहां पर आपको नजर आता है। ठीक है, यहां पर ये 1:9 रेशियो का फॉलो है डायल्यूशन। ठीक है, 1:9 का डेसिमल स्केल वाला, ये डेसिमल स्केल है। ठीक है, और जो D10 होता है ये डेसिमल स्केल के लेवल पर माना जाता है, ये कैंसरस के लेवल पर। जितने भी कैंसर्स होते हैं डेसिमल स्केल में, सारे के सारे कैंसर D10 के लेवल पर करेक्ट होने के ये लोग बताते हैं कि यहां पर D10 से कैंसर क्यूर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये डेसिमल स्केल का फार्मूला है। D1, D2, D3 क्रूडेसेंट से आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में इसकी भी जरूरत पड़ती है। जब आप बहुत सारे केसेस में जाओगे, यूरिक एसिड अगर D2 आप दोगे ना यूरिक एसिड में, आप मान के चलो 48 से 72 घंटे में पेन रिड्यूस, 1.5 महीने के अंदर पूरा यूरिक एसिड का केस डिजॉल्व, खत्म, कंप्लीट क्योर। हमारे ग्रुप के काफी मेंबर हैं, डंके के चोट पे कवर करते हैं। उनके पास दूर दूर से घूम के आते हैं, यूरिक एसिड को कवर करना है यार, वो डॉक्टर कहाँ है, इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर, बोले वो चले जाओ क्लिनिक पे। ठीक है, दूर दूर के दोस्त हमारे जो है वो ट्रीट करते हैं D2 से और यूरिक एसिड क्योर करते हैं बिकॉज ऑफ एक्यूट डिसीजेस। जितनी भी क्रॉनिक होता है D4, D5, D6, और जितने भी आपका डिजेनरेटिव डिस्ट्रक्टिव डिसीज होता है D6, D7, D8, D9 का लेवल आपको देखना है इस प्रकार से दोस्तों। लेकिन यहां पर जब मैं आपको कोरिलेट करके बता रहा हूं तो दूसरा कोरिलेशन बताता हूं आपको मैं दोस्तों, हाइपोटेंसी का। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूं मल्टीपल डिसऑर्डर की बात। अब मल्टीपल डिसऑर्डर की बात हुई तो आप मुझे बताइए, ये आदमी का पूरा थ्रोट है, यहां से आपका ये स्टमक आया, यहां से ये आते आई, छोटी छोटी आते, ठीक है, यहां पर आया और यहां से ये आप देखो ये ऊपर गया, ये आया, ये बना दिया। एक रफ डायग्राम है दोस्तों। ठीक है, ये आपका लीवर है। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, अगर मैं किसी को कहता हूं कि स्लास रेक्टम पे काम करती है, अगर मैं किसी को कहता हूं S1 यूनिवर्सल रेमेडी है लेकिन वो स्टमक से जुड़ी हुई है, ठीक है, यही बताया जाता है ना, आप लोगों को यही बताया जाता है ना, जितने भी आप बुक्स में देखते हो यही चीज बताई जाती है ना। जब आप यहां पर आते हो इसोफेगस पे क्या बताया जाता है, H2C2, लिप्स पे क्या बताया जाता है, H3C3, थ्रोट में क्या बताया जाता है, C13, ठीक है, टंग पे क्या बताया जाता है, C3, ठीक है, यही बताया जाता है ना। आपको क्या बताया जाता है, P1 10 साल से ज्यादा और एडल्ट वाले लड़के में, P2 लंग्स के लेवल पर,
P3 क्या बताया जाता है, 10 साल से छोटे बच्चे और फीमेल में, और P4 क्या बताया जाता है, एडल्ट में। ठीक है, यही बताया जाता है ना। अगर मैं यहां आगे बढ़ू, लीवर पे क्या बताया जाता है, S5, C10, F1, W। ठीक है, आप स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हो, S2, C2 का रोल है, यही बताते हैं ना। यहां पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, C5। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन S10, C10, यही बताते हैं ना। वर1, S10, C10, यहां वर2। ठीक है, यही बताते हैं ना। आप मुझे ये बताओ, जब यहां पर इस प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हो, तो इस प्रोटोकॉल के लेवल पर जब आप हाई पोटेंसी मेडिसिन का यूज करोगे, तो आप मुझे बताओ, यदि S1 को मैं 30 कर दूं, आपको पता है कहां तक काम करेगा? ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं, मैंने जो सीखा है। मैंने जितने 112 होम्योपैथ डॉक्टरों को ट्रेन किया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, और वो आज हमारे डॉक्टर्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं यार, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ होम्योपैथ से ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा काम करती है। आज वो लोग करोड़पति बन गए हैं दोस्तों, और हम लोग पीछे हैं, क्योंकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट आज भी वही। हम लोगों को कंफ्यूज करने वाले ढेरों मिल जाएंगे। कोई बोलेगा 19, कोई बोलेगा 147, हम उधर ही लगे हुए हैं अभी तक। अरे आप दोनों को आजमा लो भाई, दोनों को ले लो, हम इधर भी उधर भी, सीखो सबसे, करो अपने मन की। ये मेरा उसूल है, मैं अपने मन की करता हूं, आप भी करो। ठीक है, ये S30 को आपने जब किया, तो आप मान के चलो यहां से आपके लिप्स तक काम करने लग गई। जब इसको S30 को इधर से करा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक काम करने लग गई। इतना बड़ा प्रेशर इफेक्ट, यानी आपने क्या करा, लोकल से जनरल कर दिया उस मेडिसिन को। तो यही तो मेडिसिन हम मेडी थ्योरी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। यहां स्लास को दिया, तो ये तो एनस को पूरा रेक्टम को प्यूरिफाई करने का काम करता है, दस्त को, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसको बढ़ाकर दस्त को साफ करने का। लेकिन जब आपने इधर बताया ना, तो यहां से अपेंडिक्स तक के जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां तक काम करने लग गया। तो इसने क्या करा, स्लास और S130 को आपने 30-30 पोटेंसी में देना चालू करा, तो 3 महीने के बाद में आपको पता चला कि लीवर से, आपके लिप्स से लगाकर एनस तक की पूरी सफाई हो गई है। अब आपने जब ये मेडिसिन लेना चालू करा, तो पतले दस्त लग गए। इसका मतलब क्या हुआ, 3 महीने के अंदर मैंने देखा है पेशेंट में पूरा एब्डोमेन लिप्स से लगाकर एनस तक का प्यूरिफाई। इसके साथ में कौन कहता है कि आप पाइल्स का प्रोटोकॉल नहीं चला सकते? आप पाइल्स का प्रोटोकॉल चलाओ, मैं कहता हूं आपको जिंदगी भर के लिए पाइल्स मुक्त कर दोगे उसको। 101% में गारंटी लेता हूं, पाइल्स पूरा क्योर हो जाता है। ठीक है, क्यों क्योर हो जाता है? कारण हमने देखा कि हमने फिजियोलॉजिकल लेवल पर बात करी। हमने वहां पर, भाई पुराने लोग क्या बोलते थे, S1 बिफोर मिल दो, S10 आफ्टर मिल दो, स्लास को नाइट में दो। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि S1 के साथ F1 मिला दो, S10 के साथ F1 मिला दो, स्लास के साथ F1 मिला दो। आप मिला के तो देखो। ठीक है, जिस दिन मिलाना चालू करा ना, उस दिन आप बोलने लग जाओगे कि अरे यार खतरनाक मेडिसिन है। ठीक है, आपने S2 के साथ F1 मिला दो। ठीक है, मिला के तो देखो, जिस दिन S2 के साथ F1 मिला दिए ना, यहाँ बिलियस सिक्रेशन बढ़ जाएगा। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के लेवल पर जिनको यूरिन रिटेंशन हो रहा है, 24 घंटे में देख लेना यूरिन का फ्लो, 24 घंटे में, ये पॉजिटिव का इफेक्ट है। तो अगर यही चीज हम लोग सोच रहे हैं, तो आपको अगर कोई कहता है कि साहब मुझे यूरिन फ्लो बहुत हो रहा, मैं क्या करूं? ठीक है, मैं क्या करूं? आप क्या करते हो? इसी को उठा के उल्टा कर देते हो। क्यों करते हो भाई? जब आप यहां पर S2, C2, वेन 1, आपका C17, इनको आप 200 डायल्यूशन में देते तो क्या करता है? इमीडिएट रिटेंशन ऑफ यूरिन ठीक होना शुरू हो जाता है। भाई क्यों हो रहा है? मत दो आप D1, आपका D4, D5, D6, D7, 9, D10 तक करके बता दो मेरे को। जो रिजल्ट इसका 24 घंटे 48 घंटे में आता है, इसका मेरे को लाके बता दो। मैं आपको 15 दिन देता हूं, 15 दिन करके बता दो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसी प्रोटोकॉल के साथ नर्वस सिस्टम की, जैसे मैंने अभी बात की, 41 पेयर्स, 12 क्रेनियल नर्व, और आपका पर्टिकुलर 31 जो है आपकी, वहां पर 43 पेयर की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, स्पाइनल नर्व 31। ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल आपको 2 पॉइंट बताऊं, उस पॉइंट पर केवल REY को लगा दो आप। ठीक है, केवल REY को लगा दो, यूरिन नहीं हो रहा, RE लगा दो। देखो आप यूरिन फ्लो कैसे होता है। 24 घंटे में पेशेंट बोलता है, और भाई बस कर ले यार, इसको कुछ कर, हम वाई लगा देते, तुरंत रिलैक्स हो जाता है, तुरंत रिलैक्स होता है। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, जब तक हम सिस्टम को नहीं समझेंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को हम नहीं समझ सकते। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ अभी बहुत
कम पढ़ा गया है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को बहुत कम समझा गया है, लेकिन जितना भी समझा गया हर चौथे चौमासे एक नई स्टोरी निकल कर आ जाती है। ये ऐसा काम करेगा, वो कहता नहीं वो ऐसा काम करेगा। दोस्तों सब मिलके बताओ ना कैसे काम करेगा, ठीक है, सब मिलके बताओ और मिलके प्रूव करो। जिस दिन प्रूव होना शुरू हो गया ना, उस दिन ये से बड़ा कोई साइंस मिल गया तो आप देख लेना दोस्तों, मैं गारंटी से कहता हूं, दावे से कहता हूं, वो दिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का सबसे गोल्डन दिन होगा दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको प्रोटोकॉल समझा रहा हूं तो इस प्रकार से वर्क करता है, हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी, और दोनों का लेवल परफेक्ट होता है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है। अब आपकी बारी है दोस्तों, मैं किसी पे प्रेशर नहीं करूंगा, किसी को नहीं कहूंगा कि आप करो। जो चीज है मैंने आपको क्लियर करके रख दी दोस्तों। आप हमेशा याद रखिए, सही डोज के साथ सही रेमेडी का सिलेक्शन बहुत जरूरी है एज में। जब आप सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन करते हो पेशेंट की, वहां पर हर प्रकार की कंडीशन को समझते हो, उसकी आवश्यकता को समझते हो, उसकी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो दोस्तों, तो किसी भी बुक में दिए गए फार्मूले या किसी भी व्यक्ति द्वारा बताए गए फार्मूले सब पेशेंट पर सूट करेंगे जरूरी नहीं है दोस्तों। ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में यही हो रहा है दोस्तों। यहां पर एज, सेक्स, टेम्परामेंट, क्लाइमेट, अन्य चीजों का होस्ट पर बहुत बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। हर व्यक्ति की सेंसिटिविटी अलग होती है दोस्तों। ऐसा लगता है, आप देखिए उदाहरण के लिए इंग्लिश पीपुल जितने होते हैं, अंग्रेजी लोग जितने होते हैं दोस्तों, उनको एंजाइटी को लिम्फोटिको के प्रभाव में उनकी जो पैक्यूलरिटी होनी है बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती है दोस्तों। यहां पर पहला इंपॉर्टेंस ये देखने को मिला कि पेशेंट की सेंसिटिवनेस, सहनशीलता के हिसाब से डोज की मात्रा या प्रॉपर्टी को निर्धारित करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। यानी जितना हाईली सेंसिटिव पेशेंट होगा, या तो नेचुरली या उसकी प्रेजेंट कंडीशन के कारण या उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण से दोस्तों, तो आपको वहां पर एनवायरमेंट के हिसाब से उतना ही वीकर डोज देना पड़ेगा। यानी अगर किसी को आपने एंजाइटी को ग्रुप दिया तो क्या होगा दोस्तों, आपको मालूम है बहुत तेजी के साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति जो पहले से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के आया है, आप A1 दे के देख लो, बी दे के देख लो, ठीक है, वो क्या बोलेगा, साहब मेरी तो तकलीफ बढ़ गई है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। इसलिए वहां पर आपको बहुत ही वीकर डोज देना पड़ेगा, और जैसे ही आप उसके इफेक्ट के अनुसार उसको प्रोड्यूस करने वाली जो कंडीशन है नेचुरली या उस नर्वस व्यक्ति में जो आप दे रहे हो मेडिसिन, वो उसकी जान भी ले सकता है यदि आपने सही सिलेक्शन नहीं किया। हाई फीवर है किसी को, हिस्टीरिया हो रहा है या ऑर्गेनिक हार्ट डिसीज हो रही है दोस्तों, तो उस कंडीशन में आपको क्या देना है दोस्तों, ठीक है। उस कंडीशन में आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति किस प्रकार की क्रॉनिक डिसीज से पीड़ित है। आप पहले हिस्ट्री ले रहे हो तो पहले ये देखो, क्या हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, किडनी की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, साधारणतः थर्ड डायल्यूशन काफी स्ट्रांग होगा उसकी कंडीशन के लिए दोस्तों। इसीलिए ऐसे केसेस के लिए जो लेस सेंसिटिव है, वहां पर सेकंड इंटरमीडिएट डायल्यूशन, और उसके बाद में फर्स्ट डायल्यूशन वहां पर बेस्ट इफेक्ट देगा। सबसे पहले कहने का मतलब है, अगर बहुत हाइपर सेंसिटिव पेशेंट आया पहले थर्ड दो, ये नहीं कहने का मतलब है नेगेटिव से पॉजिटिव आओ। मेरे सारे जितने कलीग्स हैं मैंने उनको यही सिखाया है कि जब आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट नजर आ रहा, सीधे नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाओ। स्किन डिसीज में क्या करते हो आप, क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो ना, नहीं। तो उसी प्रकार के सिम्टम अगर किसी को बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, सीधा नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाओ। आप देख लो रिजल्ट 100% आपके समक्ष आपके देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यही सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का। दूसरी बात, जितने भी एक्यूट डिसीजेस में होती है उसमें सामान्यतः स्ट्रॉन्गर डोज की जरूरत जरूर होती है दोस्तों, क्योंकि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेंट की तुलना में, यानी जितने भी क्रॉनिक केस हो गए उसकी तुलना में यहां पर एक्यूट डिसीज में स्ट्रॉन्गर डोज की जरूरत होती है। इसीलिए मैंने कहा आपको D1, D2, D3 एक्यूट डिसीज के रामबाण में, और जब आप D4 एसेंस यूज करते हो ना, आप एक्यूट डिसीज को कवर नहीं कर सकते दोस्तों, यू कांट डू इट। आप करके देख लेना। और अगर क्रूड एसेंस के लेवल पर D1, D2, D3 करते हो, मैं कभी भी वहां पर क्रूड एसेंस की वो सपोर्ट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप क्रूड एसेंस के बेस पर काम करो, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये वास्तविकता है दोस्तों। जितनी भी क्रॉनिक कंप्लेंट आएगी आप वहां पर D4, D5, D6 से पर्याप्त करो, ठीक है। इसीलिए आपको कुछ
एक्यूट केस के लिए आपको क्रूडेसेंस रखना पड़ेगा, ये हमारी बाध्यता है, मजबूरी है दोस्तों, उसके बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी केसेस आप ठीक करना चाहते हो, आपको फटाफट ठीक करना है, इमीडिएट ठीक करना है दोस्तों, तो आपको वहां पर इस प्रकार का काम करना पड़ेगा। यदि आपको टाइम लेना है तो फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने कलीग्स है बोलते हैं 24 घंटे में हमने ये कर दिया। मुझे ये तो डर ही लगता है जब गौरव सर यस सर बोलते हैं कि हमने तो इतना कर दिया। सीमा मैम कहती कि मैंने तो इतनी देर में इतना रिजल्ट ले लिया। मल्लिका मैम तो मुझे डर लगता है कि यार इन्होंने क्या कर दिया है, ऐसे क्या मेडिसिन सिलेक्ट किया। ठीक है, ये उनकी काबिलियत दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, हमारे गुरुदेव डॉक्टर के आर वर्मा सर दिल्ली से हैं। डायबिटीज के केसेस में 622 की शुगर, 12 साल बच्चा, तो शाम को 6 बजे मुझे बोला कि सर ऐसा ऐसा है, ये केस को मैं हैंडल कर रहा हूं। ठीक है, और उन्होंने मेडिसिन दिया और दूसरे दिन शाम को 4 बजे की रिपोर्ट है दोस्तों, 200 के समथिंग शुगर आ गई थी। यानी 400 का लेस होना एक दिन में। मॉडर्न साइंस घबरा गया, नहीं इसको एडमिट करो, ये बच्ची को कुछ हो जाएगा। वो पेरेंट्स वहां से फोन लगा रहे हैं, अरे बोले कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो, आप इंसुलिन का इंजेक्शन कम कराओ, बाकी मैं सब देख लूंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके इंसुलिन इंजेक्शन लगने के बाद जो 612 थी, इंसुलिन का इंजेक्शन की यूनिट 1.5 महीने के बाद पूरी बंद हो चुकी है। आज वो बच्ची बहुत स्वस्थ है, 140 150 के शुगर से ऊपर नहीं जा रही। भाई तो पहले आपकी इंसुलिन की शुगर इतनी कैसे जा रही थी, इंसुलिन लगने के बावजूद जा रही थी। तो फिर हमने क्या जादू कर दिया ये से? ये समझ की बात है, कॉन्सेप्ट की बात है, और इसीलिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। वर्मा सर जैसे जो लोग हैं, जिन लोगों के कारण आज मैं यहाँ बैठा हूं, इसलिए मैं हेड्सअप करता हूं कि ऐसे लोग जो एज के लेवल पर काम कर रहे हैं ना, इन्हीं लोगों के लिए हमको हेड्सअप करने की जरूरत है दोस्तों। हमें साथ चलने की जरूरत है, और इसीलिए हमारा क्राइटेरिया बढ़ता जा रहा है दोस्तों। आप इसीलिए इसको समझिए, केवल एक ग्लोब्यूल्स को, एक छोटी सी गोली को आप 3/4 पिंट में देते हो, 1 लीटर वाटर में घोल कर देते हो, तब क्या कर रहे हो आप दोस्तों? ज्यादातर संख्या में डिसीज में, एडल्ट में बहुत लाइटर डाइल्यूशन का ही उपयोग करना चाहिए, इसलिए उसको रिजल्ट आ जाता है। यदि इससे कोई डिस्कम्फर्ट होता है दोस्तों, तो सीधा आप सेकंड डाइल्यूशन से वहां पर सब्सटीट्यूट करते हो। इसीलिए यदि कोई तकलीफ उत्पन्न हो रही हो या डिसीज के सिम्टम एग्रावेट हो रहे हो, तो तुरंत आप थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग कीजिए दोस्तों। यदि वो चाहते हैं क्योर कितनी जल्दी हो सके, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको वहां पर हमेशा याद रखना है, लाइटर डाइल्यूशन से कोई प्रभाव नहीं हो रहा है तो आप सीधे फर्स्ट डाइल्यूशन में चले जाओ। यानी कहने का मतलब है, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आ रहे हो, 10th में नहीं रिजल्ट आया, 5th में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 5th में रिजल्ट नहीं आया, 3rd पे आ जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे करके जब आप आगे जाओगे तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव आएगा दोस्तों, और 100% आएगा। यदि आप पॉजिटिव मेडिसिन दे रहे हो, आदमी में हाई पोटेंसी सहन करने की शक्ति भी तो होना चाहिए, है ना। अगर आप किसी आदमी को देख रहे हो तो आज के समय में 90% आदमी खोखले हैं अंदर से, इम्यूनिटी कुछ नहीं है, क्योंकि सारा तो मिलावट खा रहे हैं। ठीक है, इसलिए याद रखना, जब आप उसको दे रहे हो तो सबसे पहले न्यूट्रिशन दो, पहला अधिकार अपना बनाओ, न्यूट्रिशन दो। देखो पेशेंट बोलता है मेरे शरीर में एनर्जी आ गई, ऑक्सीजन आपने बढ़ा दी, ऑक्सीडेशन आपने बढ़ा दिया, आप देखो पेशेंट बोलता है मेरे को एनर्जी आ गई। हमारी नेहा कुशवाहा मैडम कम नहीं है, कानपुर वाली, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट ले रही है। ठीक है, पेशेंट स्किन डिसीज का हो या एनीमिया का केस हो, 15 दिन 20 दिन के अंदर पेशेंट बोल जाता है 50% रिजल्ट है। दोस्तों हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, बाकायदा वीडियोस हैं उनके पास, आप जब चाहो जब उनको देख सकते हो वीडियोस को। ठीक है, इसलिए हम प्रूफ की बात करते हैं। यदि पर्टिकुलर डोज से कोई भी एग्रावेशन उत्पन्न हो रहा है तो डोज को आप रिड्यूस करते चले जाओ दोस्तों। ये नहीं मान लो आपने उसको सेकंड डायल्यूशन दिया या फर्स्ट डायल्यूशन दिया, उसको एग्रावेट हो गया, या आपने जो भी D6 दिया, D10 दिया, जो भी एग्रावेशन हो गया, वो 10 ड्रॉप है, आप 2 ड्रॉप कर दो, वहां 1 कप पानी में दे रहे थे 1 गिलास पानी में कर दो। आप देखो इमीडिएट रिजल्ट आपको दोस्तों वहां पर देखने को मिल जाता है, इमीडिएट एग्रावेशन रुक जाएगा। और अगर नहीं करना है तो उसको कहना है, एक काम कर, 1 चम्मच नींबू को आप गिलास पानी में डाल के पी लो, 4 दिन तक हमारी मेडिसिन का असर भी नहीं होगा, आप ले लो। ठीक है, जितना असर आया ना 1 घंटे के अंदर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और 4 दिन तक आप कितनी भी मेडिसिन दे दो, एज की मेडिसिन का असर बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए ये जजमेंट लेना आपके ऊपर है दोस्तों। जब भी डिस्कम्फर्ट रेमेडीज का डेवलप होता है, पहली बात तो एग्रावेशन होता ही नहीं है इलेक्ट्रोमेपैथ में। पहली बात तो मैं आपका डर भगा दूं, एग्रावेशन इलेक्ट्रोमेपैथ में नाम ही नहीं सुना मैंने। अगर एग्रावेशन हो रहा है, यानी सिम्टम एग्रावेट हो रहे हैं, तो हमको तो बहुत खुशी हो जाना चाहिए दोस्तों। हमारे भाई बंधु इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, और अब मजा आ गया, एग्रावेशन है ना, हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि हमने जो मेडिसिन दी बिल्कुल करेक्ट है, बस एक गलती कर गए, हमने पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव देना था। यानी वो डोज हमने पॉजिटिव कर दिया, उसके अकॉर्डिंग
हम उसको नेगेटिव कर देंगे, इमीडिएट रिजल्ट आएगा, और ऐसा रिजल्ट आएगा जो 12-15 डॉक्टरों से गुजर के वो आया है, उसको रिजल्ट नहीं आया, वो रिजल्ट हम दिखाएंगे दोस्तों। इसीलिए याद रखना, ऐसी कंडीशन में इंटरमीडिएट डाइल्यूशन देकर हम सबसे पहले, आप देखो जितनी बुक्स हैं उसमें यही कहा गया है, डोज का सिलेक्शन नहीं होता तो कह देते हैं भाई D5 दे दो, सीधा D5 दे देते हैं। आप D5 देते जरूर हो, उसको हाइपर से न्यूट्रल और हाइपो से न्यूट्रल में लेकर जरूर आते हो, लेकिन आप टाइम पीरियड बढ़ा देते हो दोस्तों, यानी आपको और समय वेट करना पड़ेगा क्यूर करने का। इसीलिए वो चीज हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हम लोग वहां पर परफेक्ट नाम कमाना चाहते हैं तो हमें परफेक्ट, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव जाना है, नेगेटिव तो पॉजिटिव जाना है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव करना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए कई बार क्या होता है ना, एक क्वेश्चन आता है जो मुझसे भी बार बार पूछा गया, पीरियड्स के दौरान क्या लेडीज को रेमेडीज को डिसकंटिन्यू करना चाहिए? आप में से कई लोग इस चीज से वहां पर पूछते हैं दोस्तों। आपको याद रखना, यदि वहां पर वो एंजाइटिको को यूज करते हैं तो वहां पर डोज को अल्टर करना जरूरी होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि A1 को अगर फर्स्ट डायल्यूशन दिया, वो किसी भी मंथली डिस्चार्ज को बढ़ा देता है, जबकि सेकेंड डायल्यूशन उसको वहां पर बैलेंस कर देता है, लेकिन थर्ड डायल्यूशन डिस्चार्ज को रिड्यूस कर देता है, वो भी गलत है। इसीलिए लाइटर डाइल्यूशन न्यूट्रल होता है दोस्तों, जितने भी लाइटर डाइल्यूशन होते हैं न्यूट्रल होते हैं, यानी डोज को सिलेक्ट करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी आपने देखा है कि अलग अलग डाइल्यूशन, जब आप अलग अलग मेडिसिन को, बहुत सारी मेडिसिन को मिक्स करके बनाते हैं तो उनके अपोजिट इफेक्ट भी आपको देखना और समझना पड़ेंगे दोस्तों। इसीलिए डिस्कवरी के समय, किसी भी समय आपको यह जरूर है दोस्तों कि इलेक्ट्रिसिटी के स्ट्रॉन्ग डोसेस से आप करंट प्रभाव का, वहां पर मोटर नर्व पर जो पड़ता है ना सामान्यतः दोस्तों, वो वीक करंट को बिल्कुल ही अपोजिट इफेक्ट वहां पर दिखाता है दोस्तों। इसलिए याद रखना, जहां आरी देना वहां आरी ही देना, जहां वाई देना वहां वाई ही देना, लेकिन यदि आप राइट क्षेत्र की यानी पोलर बॉडीज की बात करते हो तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट भी होता है। जहां पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी लगाकर न्यूट्रल करना है, जहां नेगेटिव पार्ट है वहां पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी लगाकर न्यूट्रल करना। मैं कल बताऊंगा कौन से पार्ट पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव काम हो रहा है, कौन सी डिसीजेस पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, मैं कल बताऊंगा। और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि यहां पर जब भी आप किसी भी प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करोगे तो उस सिलेक्शन में आपको वहां पर किस प्रकार के नंबर यूज करना है और किसी भी एज फैक्टर के हिसाब से आप कैसे प्रोटोकॉल को वहां पर सिलेक्ट करोगे, मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन जब याद रखिए, लास्ट पॉइंट है, स्क्लोप्लोसो को यदि आप फर्स्ट डाइल्यूशन में देते हो तो दोस्तों याद रख लेना, आप में से कई ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि S1 अगर आपने सिलेक्ट किया पॉजिटिव में तो स्किन इरेप्शंस निकाल देगा। आपकी बॉडी में जितने भी स्किन के नीचे जितने भी अवशिष्ट पदार्थ, वेस्टेज मटेरियल पड़े हुए ना, उनको तेजी के साथ बाहर निकाल देगा, छोटे छोटे दाने उभार देगा दोस्तों। यानी फर्स्ट फीवर की जो स्टेज आती है उसमें बहुत उपयोगी होती है जितने भी इरप्टिव फीवर होता है। इसलिए याद रखने का, जब भी एक्जिमा को अवॉइड करना चाहिए वहां पर दोस्तों सेकंड डाइल्यूशन या थर्ड डाइल्यूशन का उपयोग करिएगा। आप फर्स्ट डाइल्यूशन को यूज बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। जेंटली इरप्शंस को डिसअपियर, यानी कोई भी डिसीज के लिए पेशेंट आपके पास आ रहा है तो वो इसलिए नहीं आ रहा है कि वो घबरा जाए। अगर वहां पर आप दे रहे हो और उसको दे रहे हो तो आप उसको क्या दे रहे हो, आप उसको ये कह रहे हो कि भाई ठीक है ये मेडिसिन का आप उपयोग करो, ठीक है। जब आप इस प्रोटोकॉल को दे रहे हो तो आपको ये निर्धारित होना पड़ता है कि यार आपने मेडिसिन दिया तो वो कहीं उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो जाए या बहुत ज्यादा वो नेगेटिव नहीं हो जाए। इसीलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों कि ट्रीटमेंट की शुरुआत करने पर हमें केवल ऑइंटमेंट से करना चाहिए या डोज से करना चाहिए या ग्लोबल से करना चाहिए, ये निर्धारित करना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। और यही कारण है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के जितने भी डॉक्टर्स हैं केवल और केवल अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। मेरे भी जितने कलीग्स हैं मैं उनको सबको यही कहता हूं कि दोस्तों आप केवल अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप केवल अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। जिस दिन आपने अपने कॉन्सेप्ट पर, अपने आप पर बिलीव करना सीख लिया, यू आर द बेस्ट अमंग ऑल डॉक्टर्स बिलोंगिंग योर स्टेट, योर डिस्ट्रिक्ट प्लेस, योर तहसील्स, योर विलेज। आपके आसपास के जितने भी डॉक्टर हैं उनसे बेस्ट होंगे दोस्तों, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन तो कर्म ही ऐसे कर रही है, ठीक है, इसलिए रिजल्ट ही बहुत अच्छे आ रहे हैं। कल बताऊंगा, कई लोग ऐसे कहते हैं हम तो कुछ भी मेडिसिन देते हैं उसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। रिजल्ट क्यों आता है मैं वो बताऊंगा आपको, और कहां जाकर आप 60% तक तो ठीक कर देते हो, उसके बाद पूरा केस बिगाड़ चुके होते हो आप, ठीक है। वहां पर भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता। आपको क्यों नहीं आता कल बताऊंगा दोस्तों, ठीक है।
तो ये था आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चनिंग है तो प्लीज आप पूछ सकते सर नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच सर नमस्ते, मैं डॉक्टर उस्मान बोल के बात कर रहा हूँ, कर्नाटक से। जी सर इससे पहले मैंने जो है यूट्यूब में आपका वीडियो देख रहा था। जी आप बुरा ना मानना, आपके खिलाफ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। सर सर बोलिए। हाँ, आपके अपोजिट में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बुरा ना मानना। बोलिए सर। हाँ सर, मैं जो है यूट्यूब के अंदर वीडियो देख रहा था तो लेक्चरर अच्छा लग रहा था, बट मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि आप जो है चश्मा डालते लेकिन आप ट्रीटमेंट करते, चश्मा क्यों नहीं निकालते? कौन? तुम? मैं? हाँ सर। मेरा वन साइड गया हुआ है सर, -3.75 है। आप ऐसा आइए, सर? मैं हाँ आपको लाइव दिखा दूंगा, ठीक है। और दूसरी जी बात, जो मेरा ये साइड है अभी जो है, जी। मेरा ये साइड हो गया है -1.25, ये साइड हो गया -1.35, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ओके देखो मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। मेरी जी आंतें जी कटी हुई सर, मेरी आंतें कटी हुई है, मैं 2 से जी। 2.5 रोटी खा पाता हूँ, इससे ज्यादा मैं खा ही नहीं पाता हूँ, ठीक है। जो ओके लोग अभी ओके ओके, कसरावत सेमिनार में आ रहे हैं ना, मैं दिखाऊंगा उनको मेरा एब्डोमेन। इसलिए अच्छी बात। किसी पे शंका कभी मत करना, जिस समय आपको शंका करना ना, मेरे सामने लाइव आमने सामने आ जाना, मैं आपको यहीं नहीं दिखा नहीं दूंगा। नहीं, अच्छी बात है सर, मैं जो भी अच्छी बात बोलूंगा है। सर गॉगल परफेक्टली तो मैंने भी साबित 4-5 पेशेंट के निकाले हैं, आप मेरे से क्वेश्चन कर लेते हैं जी हैं? है सर। सर से क्या इस कर तरह रहेंगे? के स्टूपिड सवाल मत पूछिए सर जी को। नहीं सर, क्वेश्चन यार किया है हम तो लोग बढ़िया बात है, डॉक्टर अच्छी हैं, बात है सर सर। इसका कोई सर शंका क्वेश्चन नहीं लेनी पूछना आप पड़ता है लोग। सर। सर हाँ मेरे पास एक पेशेंट, एक स्पेशलिस्ट के पास गया था, तो उसने देखा कि उसके सर के अंदर बाल नहीं है, तो खुद डॉक्टर के सर में बाल नहीं है, तो मैं क्या ट्रीटमेंट कर लूं? पेशेंट रिटर्न आ गया। जी देखिए, उनको मैं आपको बताता हूँ उस्मान सर, अभी जी हमारे ग्रुप में एक डॉक्टर जुड़ी थी, शांता फ्रांसिस मैम, ठीक है। जी जी डॉक्टर शांता फ्रांसिस मैम को एक डॉक्टर ने, हमारे एक ग्रुप के डॉक्टर ने, मतलब हमारे एज के एक डॉक्टर ने वहां पर उनको आई ड्रॉप दिया, ठीक है। और जी उस जी आई ड्रॉप के बदौलत उनकी आंखें चली गई। डॉक्टर जी जो आई स्पेशलिस्ट है, वो आई स्पेशलिस्ट आपके हैदराबाद में कोई कमी नहीं है मॉडर्न साइंस की, उन्होंने कह दिया आप जी देख नहीं पाओगे। हम मैंने जी चैलेंज किया, मैम मैं जो ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूँ आपको बताता हूँ, ठीक है। आप में से सारे लोग जानते हो, मेरे फेसबुक आईडी पे चले जाओ, उन्होंने खुद ने डाला है फेसबुक पे, पूरा एक पेज जी भर के डाला है कि मैं डॉक्टर मनीष पाटीदार के संपर्क में आई, उनसे स्टडी करी हूँ, मेरे साथ ग्रुप में है पार्ट 3 में, आप लोग जानते होंगे पार्ट 3 में जो लोग हैं। उन्होंने लिखित में दिया है मुझे कि सर मैं आपको क्या बोलूं, मेरे जिस आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने मुझे चैलेंज किया था मैं देख नहीं सकती, मैं उसके यहाँ जाकर पूरी किताबें पढ़ के सुना के आई, ठीक है, 3 महीने में। ठीक ये छोड़ दीजिए, हमारे ग्रुप में डॉक्टर भुल्लर सर है, ठीक है। मैक्यूला डेंसा एक ऐसा पार्ट होता है इसका जो मॉडर्न साइंस बोलता है कि इसको डैमेज होने के बाद आपको नहीं दिखेगा, हमने उसको रिजनरेट करके बता दिया उस्मान सर, हाई पोटेंसी जी, मेडिसिन थैंक यू। है ना जी। हाँ वही सर, अब मैं कंफ्यूज में था इसलिए पूछा सर। हाँ सर। डॉक्टर उस्मान साहब जी जी बेंगलोर से कार्तिक उस्मान बोल रहा हूँ। साहब, एक डायबिटिक रेटिनोपैथी थी जो मनीष सर ने जो गाइडलाइंस दिए, मैंने ही जी कर्नाटक में ही मैं भी वहाँ का हूँ कर्नाटक का, तो मनीष सर जी जो गाइडलाइंस दिए थे उसी मुताबिक विद इन 15 डेज जो है उसको आंख जो है बिल्कुल साफ वगैरह हो गई, अभी अच्छा देख पा, जस्ट मैं जाके विजिट करके आया हूँ। दैट पेशेंट इज वेरी अच्छा। हैप्पी। नहीं हम सडनली मैं सब तरफ से डॉक्टर तरफ से जो है रिजल्ट दे रहे, मैं सुन रहा हूँ सर, पूरा नमस्कार सर सर। को थैंक यू बोलता हूँ, हार्टली थैंक यू बोलता हूँ मैं। अरे सर उस्मान साहब मुझे जरा राब्ता करें, मैं बाद में बताता हूँ आपको। अच्छी मोस्ट बात है वेलकम सर, अच्छी। नमस्कार जी सर। जी जी सर। सर एक सर फीडबैक है। सवाल करता है तो ठीक है यार, हम लोग डॉक्टर जी जी खुशबू मैडम बोलिए। सर अभी आइस को लेके बात हो रही थी तो मैं उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे पास 14 साल का एक बच्चा आया था, जी उसको केरेटिनोकोनस डिजीज हुई थी, जिसमें जी उसका कॉर्निया जो है उसकी शेप बिगड़ जाती है। जी उसका सर विजन एक आंख का बिल्कुल कंप्लीटली गॉन हो चुका है। मैं आगरा से हूँ, वो दिल्ली गया था ट्रीटमेंट के लिए, एसएन में, मतलब वहाँ पे जो एम्स है उसमें काफी लंबा टाइम था, तो उन्होंने सेंटर फॉर साइट में ट्रीटमेंट कराया। जी सर उनको बताया गया कि ये कभी सही नहीं होगी, बस आप इसमें एक लेंस लगवा लीजिए तो ये जो है यही ठहर जाएगा।
तब तक जी। सर मैं आपसे नई जुड़ी थी तो ज्यादा पता नहीं था। तो जो आपका जनरल मेडिसिन था ना, S12 1000, S12C1 आई वॉश, आई ड्रॉप जनरल, सर मैंने यही दिया था। जी। और ये कंडीशन हुई कि जब वो दिखाने गए दोबारा तो उन्होंने बोला कि ये, अच्छा लेंस नहीं लगा था तब तक, उन्होंने ये बोला कि इसमें विजन 1% आ गया है। जो उनके रिपोर्ट्स हैं मेरे पास हैं सर। जी। और अब मैं केराटिनोकोनस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मैंने अब स्टार्ट किया है। और सर जी। जो मतलब अदर आई थी उसमें भी प्रॉब्लम था कि उसमें विजन रेगुलर कम हो रहा था, उसका भी विजन इम्प्रूव हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं तो चैलेंज करता हूँ, आई साइड के कोई भी केसेस आ जाए, केवल एक केस में मुझे रिजल्ट नहीं आया है, बाकी अभी तक मेरे पास 10,000 प्लस आईज डिसीज का मेरे पास सारा पूरा लिटरेचर है, रजिस्टर है, मैं जिस पर लिखता हूँ, नोट करके रखता हूँ और पूरी हिस्ट्री रखता हूँ, कौन सी मेडिसिन मैंने कब दिया। मेरे ग्रुप में उस्मान सर, मैं हमेशा हर डॉक्टर को नया प्रोटोकॉल, हर 10 दिन में एक नया प्रोटोकॉल देता हूँ, आप इसको प्रूफ कीजिए, ठीक है। और वो प्रूफ करते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आता है 100%। अभी हमने न्यूरोजेसिक बूस्टर फार्मूले का, आप बिलीव नहीं करेंगे विनोद सर, आई हैव गॉट मोर देन 500 पेशेंट जो न्यूरोलॉजिकल लेवल पर प्रभावित है, सबके सबको विद इन 24 आवर्स रिजल्ट मिल रहे हैं, 24 घंटे में, ठीक है। वेरी नाइस यस सर। सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। सर गुड इवनिंग सर एक चीज सर पूछना एक्चुअली था। वेरी गुड सर। हेलो सर गुड इवनिंग सर। Good Actually, evening. I am attending your class. What is the pre-request to attend the original class, sir? Anyway, you are already taking. So from next week onwards, the original class will start, right? So what is the pre-request? सर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या डॉक्टर प्रकाश जैन सर से बात कीजिए, वो पूरा डिटेल बताएंगे। अभी हमारा सेमिनार है सर, तो हमने 20 तारीख तक सेमिनार के वजह से हमने एक प्रकाश सर, डॉक्टर वर्मा, हमारी एक सोसाइटी है सर, हम उस सोसाइटी के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। हम पर्सनल हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं हम लोग अपनी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी इलेक्ट्रोमोपैथी की बहुत बड़ी संस्था है, उसमें 112। मैं क्या पूछ रहा ना, यानी एक्सपीरियंस चाहिए टू अटेंड दिस क्लास और fresh people can attend. That's what I want to know. बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र की क्लास है। Okay, okay. आप प्रकाश जी से बात कीजिए। And from next week onwards, you will start from the beginning, or you will continue as it is, the way it is going on now, or from the beginning you will start, sir. That's second question. That's all. 4 तारीख से जो ये फिलोसॉफी चल रही है, केवल एक चीज स्टार्ट हुआ है, नक्स ओमेगा मेडिसिन जो मैंने बताई है, ठीक है। आपको जब शुरू करेंगे तो वो बिगिनिंग से स्टार्ट होगा। 4 महीने का जो मेरा क्लास है, 115 प्लांट एंड रेमेडीज, जितनी रेमेडीज है सारी, इस बार हमने एक्स्ट्रा रेमेडी ऑरेंज और वायलेट जो इलेक्ट्रिसिटी डॉक्टर वी कुमार सर ने बनाई है, उसको हमने शामिल किया है। उसको हम लोग बेसिक चाहिए ना, वो मेरा फ्रेशर है सर, बेसिक ही मिलेगा आपको, पहले 4 महीने में बेसिक ही मिलेगा, दूसरे 4 महीने अलग अलग 16 हमारे सेक्शन होते हैं। Please download the app. You will get everything over there. Madam, can you share that link in that group so that I Go can to Play Store. You'll get Dr. Manish Patidar EH. Okay, Just okay, download okay. that. Sure, You sure. buy it from there. Thank you, thank you. Yeah. सर डाइल्यूशन डॉक्टर कार्तिक सर अपना बेटे का कुछ बता रहे सर। जी सर, ये बेंगलुरु से कार्तिक बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ सर, आपका एक 20-25 डेज बैक आपसे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। जी। मेरा बेटे का क्रैक आई इंजरी हुआ था सर, बिकॉज ऑफ क्रैकर। जी। वो तो बहुत ही डैमेज हुआ था जी। उसको बाहर से भी दिखाया, सभी लोगों का यही, डॉक्टर सभी यही बोल रहे हैं कि उसका ऑपरेशन ही करना है। जी। तो बाद में आपसे कांटेक्ट किया तो आपने प्रोटोकॉल दिया। जी। वो प्रोटोकॉल मैंने चला है सर, ऑलमोस्ट अभी आज 3rd डोज दिया है उनको एस्टोल का 1 mg का। जी। उसको ऑलमोस्ट 1 फीट का ब्लैक होल दिखता था जी लेफ्ट आई में, वो अभी रिड्यूस हो गया है, 6 इंच तक उसको ब्लैक होल दिख रहा है। जी। बीच में उसको खांसी आया था, खांसी के लिए मैंने उसको C13, वर्वन और P3 दिया था। जी। तो वो देते ही उसको आईज में पेन स्टार्ट हुआ। जी। पेन स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि ये वहां पर भी काम कर रहा है।
जी तो इमीडिएटली मैंने उसको पॉजिटिव से नंबर 1 फर्स्ट डोज पे दे दिया। जी फर्स्ट डोज पे देते ही इतना अच्छा रिकवरी हो रहा है उसका। आई साइट एक्चुअली स्क्विंट आई जैसा होता था, जी स्क्विंट आई से अभी वो जब भी देखता है दोनों एंगल इक्वली जा रहे हैं, दोनों आई। जी बहुत बढ़िया सर, आप मान के इतना चलिए। चेंजेस हो गया सर। जी बिल्कुल होगा, लेकिन याद रखिए ऐसे केसेस में आपको इमीडिएट S12 A3C1W का आई ड्रॉप बना के 2-2 बूंद दोनों आइस में डालना है। आपको D4 से बनाना है, D4 डिस्टिल वाटर से बनाना है। 10 ml डिस्टिल वाटर में उसका 6 ड्रॉप डालना। आप मुझे पर्सनली बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा और वो प्रोटोकॉल फॉलो करिए और 1 महीने बाद आई स्पेशलिस्ट को चेक करा लीजिएगा, वो कंप्लीट क्योर हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर, आई ड्रॉप भी बनाया है मैंने, बना के दिया है सर, क्योंकि और एक बार विजिट करूंगा। बिल्कुल S12 A3 S5 C5 WE और B, ये प्रोटोकॉल, सॉरी WE और B के 2 ड्रॉप डालिएगा केवल आप दीजिएगा। लेक्चर में तो 4 टाइम कंप्लीट क्योर हो जाएगा वो। हाँ हेलो सर, सर, ठीक है। सर और एक मेरा एक क्वेश्चन था। जी हाँ सर, डायग्राम डाले थे नहीं, सर ये वो मोबाइल डायग्राम हमें देखने से सर सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर आपने टेम्परामेंट पे बताया था पिछले 3 दिन पुरानी क्लास में। जी सर बताया था आपने, छू के देखने से लिंग्वाइन टेम्परामेंट पे अपने को शरीर गर्म दिखता है और लिम्फ जो है वो ठंडा है होता है। सेंग्वाइन गरम, लिम्फ ठंडा। हाँ तो सर लिम्फेटिक में ठंडा शरीर रहेगा ना? कोल्ड लिम्स जो होता है ना कोल्ड होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है गर्म होता है इसमें। ठीक है? सर हाँ नमस्कार सर। सर डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं? डाइल्यूशन जो आप बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डाइल्यूशन भी आएगा समझ में, आगे बताया जाएगा। जो आप बोलते हैं लेक्चर में डाइल्यूशन के बारे में, प्लीज म्यूट ये कर फर्स्ट लीजिए जिसको नहीं डाइल्यूशन है, पूछना सेकंड है। डाइल्यूशन है, हम लोग कहते हैं कि पता चलेगा कि ये 19 से है या 147 से है। कल बताया जाएगा सर, वेट कीजिए। सब सर by 200 हाँ सर, डाइल्यूशन सर सेमिनार का 3 दिन सर डिटेल्स नहीं जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर जी बस। जी सर ये आई ड्रॉप के बारे में मुझे बताना था। जी चंद्रशेखर सर बोलिए। तो पहले असल में क्रिकेट में स्कोर नजर नहीं आता था बिना चश्मा का, आज के बिना चश्मा का देख रहा है। और मोबाइल में नंबर नहीं आता नजर आता था, मैंने कभी जाते थे चश्मा पहन के फिर नाम और नंबर खोजना पड़ता, आज के बिना चश्मा का ही होता है। अब देखिए आप, ये चंद्रशेखर सर है, एजेड डॉक्टर, हमारे सबसे सीनियर डॉक्टरों में से एक हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया चंद्रशेखर, बहुत बढ़िया काम कर रहा है सर। बहुत सर नमस्ते। नमस्कार सर 200 पोटेंसी और 1000 पोटेंसी कैसे बनेगी जी सर, बताइए थोड़ा सा। सर कल पूरा डिटेल बताया जाएगा, कल ज्वाइन कीजिएगा आप। 19 कैसे बनाना है, 147 कैसे बनाना है, डायल्यूशंस आपको कहाँ से मिलेंगे, अभी मैं आपको सब कल नंबर लिख दूंगा यहाँ पे, जहां भी डॉक्टर दीपक सिन्हा कानपुर उनका नंबर लिख दूंगा, डॉक्टर आबिद, मैं जितने लोगों के मेडिसिन यूज करता सबका नंबर यहाँ लिख दूंगा। आपको उसकी फोटो खींच लेना है, आपको लिख लेना है, उसके बाद आप डायरेक्ट उनसे बात कीजिए मेडिसिन के लिए। जब 147 का रेशियो बनाना है, आपको हाई पोटेंसी लेना है तो बैक पोटेंसी आपको डॉक्टर AK सिंह के यहाँ से मिल जाएगी। इसेंस लेना है तो आपको मैं उड़ीसा का बता दूंगा, आपको कानपुर का बता दूंगा, आपको झारखंड का बता दूंगा। ठीक है, आप वहां पर यूज कीजिएगा, वहां पर आपको सारी चीज मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है जी नमस्ते। डिटेल्स में बताइए सर आपने। जी जी, और उनको सर आप थ्रोट मुझे में व्हाट्सएप परेशानी कीजिए, रहती मैं है आपको गले बता में। देता हूँ। जी 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 सर, नंबर आपका 94 254 49 260। ठीक है दोस्तों, और किसी को क्वेश्चन है? नहीं तो हम बंद करें। सर एक चीज पूछना था सर ग्लूकोमा में सर कैसा कुछ रिजल्ट है, मतलब ग्लूकोमा का मतलब क्रोनिक केस है, लाइक दोनों आंखों में ग्लूकोमा है, एक आंखों में तो पूरा आईसाइट चला गया है और एक आंखों में उसका भी आईसाइट बहुत ज्यादा कम गया है। सर तो हमारे ग्रुप में काफी डॉक्टर्स ऐसे थे जो ग्लूकोमा के ग्रसित थे और ग्लूकोमा से ठीक हुए हैं, जिसमें एक डॉक्टर शशिकांत सर खुद है। ठीक है, वो खुद ही विदिन 15 डेज अपने पर्सनल ग्लूकोमा के लेवल से क्यूर हो चुके।
ठीक है? As a favorable case, okay? Sir, Sir, one more question. sir, one more thing. Sir, after completing the course, can we get the certificate, sir? Certificate. 16 month का हम लोग सर्टिफिकेट Certificate, certificate. Hello. हाँ जी, Yeah, certificate. Can we get the certificate, sir, after completion, course completion? बिल्कुल हमारी संस्था के द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सर। Okay. आपने कंप्लीट So किया whether 16 whether month we are authorized Most welcome, to sir. Most give the- welcome. we are authorized to give the treatment. That certificate I am asking, ना sir. ना, Whether- उसके लिए आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्स करना पड़ेगा सर, वो किसी कॉलेज से। हम ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारी जो संस्था है, जो हमारी रॉयल एजुकेशन सोसाइटी है, ये अभी जैसे Okay. हम सेमिनार कर रहे हैं, तो हम Okay. सेमिनार में 5 सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर। हमने चार सेमिनार किए थे हमने, वेबिनार इनफर्टिलिटी okay. का, डायबिटीज का, पेन मैनेजमेंट का, स्मेल थेरेपी का, और 16 महीने की क्लास हमने कंप्लीट करी। और हम चूंकि हमारे 11 जनवरी को बहुत सारे कार्यक्रम प्रायोजित है, इसलिए हमने वो कैंसिल करके 24, 25, 26 का सेमिनार रखा है और हमारे सारे डॉक्टरों को हमने इनवाइट किया है। और हम हमारी सोसाइटी की तरफ से पर्सनली उनमें से जो 75 डॉक्टर्स हैं जो हमारे ग्रुप के, जिन्होंने क्वालिटी का काम किया, हमने पर्सनली अप्रिसिएशन रखा है। और Yeah, साथ- understand. जी। Yeah, only thing is, no, if I complete the course, whether I am authorized to give the treatment to patient. That's what No. I want to know with your certificate. ना हमारा सर्टिफिकेट केवल ये बताता है कि आपने हमारे से ट्रेनिंग लिया है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन सीखा है। डिग्री डिप्लोमा आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड देगा, हम नहीं देंगे वो। ठीक है ना? Okay, 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 sir. Okay. सर मेरे मिसेस को क्या है, 2-3 दिन से इनसफिशिएंट ऑफ नींद नहीं आती है, चीटिंग हो रहा है सर, उसके लिए। आप 1 लीटर पानी में वाई की केवल 1 ड्रॉप डालिए, 105 स्ट्रोक उठाइए और उनको दिन भर में पिला दीजिए पानी, ठीक है? और मुझे फिर बताइएगा 2 दिन बाद कैसा लग रहा है। ओके सर। हेलो सर, आज सेमिनार की फी कितनी है सर? सेमिनार की फीस है 7000 रुपीज, 3 दिन के। कितनी सर? 7000 रुपीज सर। उसमें 7000 खाना पीना रहना सारा वहां पर अरेंज है। आपका अच्छा। 23 तारीख नाइट से लगाकर 26 तारीख मॉर्निंग 10 बजे तक का पूरा अरेंजमेंट है वहां पर, ठीक है? हाँ सर, फी कैसे पेड करनी है, लेकिन फी पेड कैसे करनी है? सर वो फ्री पेड के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरा उसका डिटेल दे देता हूँ, क्या हो कैसे है। आपको 3 दिन का हमारा रॉयल एजुकेशन सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा आपको एक सर्टिफाइड भी इशू किया जाएगा। और ये मान के चलिए कि ये काम हमने कमाई के लिए नहीं रखा है। आप 7000 में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये हमने केवल गेट टुगेदर के लिए रखा है। और मैं अगर अलग अलग जगह सेमिनार करता तो जो सत्यता मैं आपको बताता हूँ आपको नहीं मिलेगी, और मैं वो सत्यता आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप आके देखो, मैं जो पढ़ाता हूँ देखो आप, मैं यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर जैसे अभी उस्मान सर ने कहा, अगर आप मेरे यहाँ आकर यूज करते हुए देखेंगे, यार ये तो पाटीदार ने उस दिन बताया था, यार ये तो वाकई में यूज कर रहा है। आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, देखो मैंने इतनी जगह की मेडिसिन यूज की हुई है, मेरे पास है। आप देखोगे जब तो पता लगेगा ना। आपको पता कैसे लगेगा कि मेरे पास इतनी मेडिसिन है? ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो सर, मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए क्या लें? काफी लंबा हो जाएगा तो हम लोग फिर वो कर नहीं पाएंगे, ठीक? हेलो, फीडबैक शेयर करना है गुड नाइट सर। गुड नाइट पे